हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम लोग कर रहे हैं टैक्सेशन की रिविजनरी सीरीज फॉर सीए इंटरमीडिएट मई 25 सितंबर 25 एज वेल एज फॉर जनवरी 26। मजे की बात है, मैं यहाँ पर बोलने वाला था फॉर सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल, ऐसे थोड़ी होता है। तो यहाँ पर हम लोग सीए इंटरमीडिएट की टैक्सेशन सीरीज कर रहे हैं, रिविजनरी सीरीज कर रहे हैं फॉर मई 25 सितंबर 25 एज वेल एज फॉर जनवरी 26 स्टूडेंट्स। ये इसके कुछ फीचर्स हैं। यहाँ पर चैप्टर वाइज रिविजन हो रहा है, सारे के सारे चैप्टर्स का कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल कवरेज होगा। आपको फ्री कलर्ड नोट्स भी मिल रहे हैं। ये वाली जो रिविजनरी सीरीज है ये मई 25 सितंबर 25 और जनवरी 26 के लिए एप्लीकेबल है और यहां पर 100% कॉन्सेप्चुअल का रिवीजन हम लोग यहां पर कर रहे हैं। क्वेश्चंस के लिए आप लोग या तो मेरी बुक्स रेफर कर सकते हो, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू सब कुछ है वहां पर। या फिर आपने अगर किसी और टीचर से क्लासेस लेनी है तो आप उन टीचर की बुक से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हो। ये इनकम टैक्स का शेड्यूल है। So today is what? Today is 30th of March और आज हम लोग करने जा रहे हैं रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम और रिटर्न फाइलिंग का रिवीजन। और उसके बाद फिर कल हम लोग डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम करेंगे, फिर परसों हम लोग टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स करेंगे, फिर हम इनकम टैक्स लायबिलिटी वाला करेंगे। उसके बाद हमारा जीएसटी स्टार्ट होगा और ये जीएसटी का भी शेड्यूल आप लोग देख सकते हो। 12 तारीख तक आपका पूरा का पूरा रिवीजन यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिवीजन ऑफ रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड रिटर्न फाइलिंग एंड सेल्फ असेसमेंट। चलो, रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ये अब हम लोग देखते हैं। रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, आइए। तो सबसे पहले विल बी टॉकिंग अबाउट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स। तो अब देखो, दो सेक्शंस होते हैं, एक होता है सेक्शन 6(1) और एक होता है सेक्शन 6(1)(a). ठीक है, हम लोग पहले सेक्शन 6(1) के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 6(1) में लोगों को 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है। ठीक है, आराम से सुनेंगे, बहुत आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी है नहीं। अभी 1 भी नहीं बजा है मुश्किल से और 2:15 बजे तक की क्लास है। ठीक है, हमारे पास 1.25 घंटा है, बहुत आराम से कर सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो देखो 6(1) और 6(1)(a). अब यहां पर जो 6(1) होता है ना सेक्शन, वो आपको बताता है नॉर्मल तरीके से, और जो 6(1)(a) वाला होता है वो डीम्ड रेजिडेंट के बारे में बात करता है। तो फिलहाल के लिए हम 6(1)(a) के बारे में तो बात ही नहीं करेंगे, हम सिंपली 6(1) के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 6(1) के अंदर हमने लोगों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, हमने लोगों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक कैटेगरी तो ये होती है जो इंडियन सिटीजन्स होते हैं, जो इंडिया को छोड़ के जाते हैं। मतलब अगर हम लोग प्रीवियस ईयर 24-25 के बारे में बात करें, अच्छा पहले मैं आपको रेजिडेंस और रेजिडेंशियल स्टेटस और इन सब का मतलब बता देता हूं। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि आप इंडिया के सिटीजन हो सकते हो, बट अगर आप इंडिया में रह नहीं रहे हो तो आप इंडिया के रेजिडेंट नहीं हो। ठीक है, मजा नहीं आ रहा मुझे, मैं ये वाला चैप्टर फिर से बताऊंगा, फिर से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा हैपहैज़र्ड हो गया, थोड़ा जो है वो हैपहैज़र्ड में चला गया। एनीवे, तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना डिस्कशन ऑन चैप्टर नंबर 2, रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस वाले चैप्टर में ना 2 चीजें होती हैं। एक तो आपको निकालना होता है रेजिडेंशियल स्टेटस, कि आप इंडिया के रेजिडेंट थे, आप इंडिया के नॉन रेजिडेंट थे, आप इंडिया के हिसाब से नॉन रेजिडेंट थे, या फिर आप इंडिया के हिसाब से रेजिडेंट थे। अगर आप इंडिया के हिसाब से रेजिडेंट थे तो भी उसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, और दूसरा होता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। ठीक है, और एक बार अगर आपका ये रेजिडेंशियल स्टेटस हमारे पास निकल के आ जाता है ना, कि आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो, या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो, या आप एक नॉन रेजिडेंट हो, तो उसके बाद फिर उसके बाद हम लोगों को देखना होता है कि आपके रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से कौन कौन सी आपकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। ठीक है, कि आपकी कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। और वो पता चलता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम से, वो पता चलता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम से, कि आपकी जो टोटल इनकम है उसका स्कोप क्या है, उनमें से कितना पोर्शन इंडिया में टैक्सेबल होगा, कितना पोर्शन इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट, कि हम लोग यहां पर पहले तो देखते हैं कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, और फिर आपके रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर हम लोग देखते हैं कि आपकी जो भी इनकम है उसमें से इंडिया में आपको कितना टैक्स देना है, कितना आपको टैक्स नहीं देना। राइट, तो अब यहां पर रेजिडेंशियल स्टेटस में भी मैंने आपको बताया 2 चीजें आती हैं, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ठीक है, और रेजिडेंट के अंदर हमारे पास 2 चीजें आती हैं, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। ठीक है, बहुत ही एकदम अगर मैं लेमन टर्म्स में बात करूं तो जो इंडिया में है, जो पिछले साल इंडिया में था, पिछले साल का मतलब प्रीवियस ईयर, तो हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्या है, 24-25। तो जो प्रीवियस ईयर 24-25 में इंडिया में रेजिडेंट था, मतलब इंडिया में रहा था और हमेशा इंडिया में ही रहता है, तो वो क्या हो गया, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो गया। ठीक, फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो प्रीवियस ईयर 24-25 में तो इंडिया में रह रहे थे लेकिन हमेशा इंडिया में नहीं रहते, तो वो हो गए रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट।
अब ऑफ कोर्स इसको कैलकुलेट करने के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, मैं आपको बस एक जनरल आइडिया दे रहा हूं। और जो लोग इंडिया में रहते ही नहीं है वो हो जाएंगे नॉन रेजिडेंट्स, ठीक है, जो इंडिया में नहीं रहते वो हो जाएंगे नॉन रेजिडेंट्स, ठीक। तो अब देखो यहां पर दो सेक्शंस आते हैं हमारे पास, एक है सेक्शन 6(1) और दूसरा है सेक्शन 6(1)(a). सेक्शन 6(1)(a) के बारे में अभी हम लोग यहां पर बात नहीं करेंगे। सेक्शन 6(1) में हम लोगों ने लोगों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी तो यह है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो और आप प्रीवियस ईयर 24-25 में इंडिया छोड़कर बाहर जा रहे हो। क्यों बाहर जा रहे हो? या तो आप काम की वजह से जा रहे हो, या तो आप एम्प्लॉयमेंट की वजह से जा रहे हो, या फिर आप एक इंडियन शिप के क्रू मेंबर की तरह से जा रहे हो, ठीक है। तो इन लोगों के लिए अलग रूल्स हैं, इन लोगों के लिए अलग रूल्स हैं, ठीक है। फिर ये जो 6(1) की ये जो कैटेगरीज 4 और 5 है, ये सॉरी जो ये वाली कैटेगरी और ये वाली कैटेगरी है, इसमें क्या होता है, इसमें आप इंडियन सिटीजन होते हो या फिर आप एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होते हो। पीआईओ का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इफ यू आर एन इंडियन सिटीजन और इफ यू आर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड यू आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है। यहां पर क्या था, यहां पर आप इंडिया से इंडिया के बाहर जा रहे थे, यहां पर क्या है, आप इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहे हो, तो उन लोगों के बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं, ठीक है, उन लोगों के बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं। तो देखो इस वाली कैटेगरी में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो साल के बीच में इंडिया छोड़कर इंडिया के बाहर जाएंगे। इन दोनों कैटेगरीज में हम लोग बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो इंडिया के बाहर से इंडिया में आएंगे। और जितने भी बचे कुचे आपके और मेरे जैसे लोग हैं जो ना तो इंडिया के बाहर जाते हैं ना तो इंडिया के बाहर से वापस आते हैं, हम लोगों के लिए ये वाली कैटेगरी आ जाती है। तो ऑल इंडिविजुअल्स अदर देन 3, 4 एंड 5, मतलब ये 3, 4 एंड 5 इन कॉलम्स को छोड़कर ये सारे के सारे बैलेंसिंग फिगर बेसिकली यहां पर आ जाती है, ठीक है। तो हम लोगों के लिए समझना बड़ा आसान हो जाएगा अगर मैं पहले आपके और मेरे बारे में बात करूं। तो इट्स वेरी सिंपल, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको इंडिया में रहना चाहिए फॉर यू टू बी क्वालिफाइड एज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब मेजॉरिटी कैसे निकल के आती है? मेजॉरिटी निकल के आती है कि आप 182 डेज या उससे ज्यादा के लिए इंडिया के अंदर थे, कि आप 182 डेज या उससे ज्यादा के लिए इंडिया के अंदर थे, ठीक है। या फिर अगर आप मान लो 182 डेज या उससे ज्यादा के लिए इंडिया में नहीं थे, तो फिर एक तरीका और है जिससे मान सकते हैं कि आप रेजिडेंट हो, और वो तरीका ये है कि आप रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, यानी प्रीवियस ईयर 24-25 में आप 60 डेज या उससे ऊपर के लिए इंडिया में रह लीजिए, आप 60 डेज या उससे ऊपर के लिए इंडिया में रह लीजिए। एंड साथ ही साथ आप पिछले 4 सालों में, मतलब अभी प्रीवियस ईयर 24-25 चल रहा है, तो उसके पिछले 4 साल मतलब 23-24, 22-23, 21-22 और 20-21, ठीक है, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, इन 4 सालों को मिलाकर आप 365 दिन से ज्यादा के लिए इंडिया में रह लीजिए, ठीक है। इन 4 सालों को मिलाकर आप 365 दिन से ज्यादा इंडिया में रह लीजिए। तो इट्स वेरी सिंपल, देखो आपके और मेरे जैसे लोग, क्या मैं प्रीवियस ईयर 24-25 में इंडिया में 182 डेज या उससे ऊपर के लिए था? अगर हां तो मैं रेजिडेंट हूं, अगर हां तो मैं प्रीवियस ईयर 24-25 में मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं। अगर मान लो मैं 182 डेज से ऊपर नहीं था इंडिया में, तो फिर एक और कंडीशन आती है कि क्या मैं 60 डेज से ज्यादा के लिए था प्रीवियस ईयर में? हाँ 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 हाँ, अभी खुश मत हो, क्या आप पिछले 4 सालों में 365 डेज या उससे ऊपर के लिए इंडिया में थे? हाँ, अगर ये दोनों कंडीशन सैटिस्फाई हो गई तो भी आप रेजिडेंट कहलाओगे, तो भी आप रेजिडेंट कहलाओगे। तो ये जो आपके और मेरे जैसे बैलेंसिंग फिगर वाले लोग होते हैं, उन लोगों के लिए हमें क्या देखना होता है कि या तो आप 182 डेज या उससे ऊपर के लिए इंडिया में रह लीजिए, या फिर आप 60 डेज या उससे ऊपर के लिए इंडिया में रह लीजिए, एंड प्रीवियस ईयर से पिछले 4 सालों में 365 डेज या उससे ऊपर के लिए आप इंडिया में रह लीजिए, ठीक है। तो ये तो बैलेंसिंग फिगर वाली चीज आ जाती है, राइट। अब हम कैटेगरी 2 के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द कैटेगरी 2? द कैटेगरी 2 इज पीपल लीविंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड गोइंग अब्रॉड, ठीक है। क्यों बाहर जा रहे हैं? या तो फॉर द पर्पसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जा रहे हैं, या तो एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, या तो एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप ये लोग बाहर जा रहे हैं। इन लोगों के लिए अगर हमें कंडीशन देखनी है तो इनके लिए सिर्फ यही वाली एक कंडीशन है कि दे शुड बी इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। इन लोगों के लिए ये वाली कंडीशन नहीं अप्लाई करेगी। मतलब इनके रेजिडेंशियल स्टेटस को देखने के लिए कि ये रेजिडेंट है या नहीं, हमें सिर्फ इसको देखना होगा, ये नहीं। मतलब अगर कोई क्रू मेंबर, इंडियन शिप का क्रू मेंबर, या जो देश के बाहर एम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए गया था, अगर वो साल भर में 181 डेज भी रहता है तो वो नॉन रेजिडेंट है। अगर वो साल भर में इंडिया में 181 डेज रहता है तो वो नॉन रेजिडेंट है। वो चिल्ला चिल्ला के बोल दे, अरे यार पर ये देखो ना 60 दिन से ऊपर था, पिछले 4 सालों में 365 दिन से ऊपर था ना, तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही कंडीशन आएगी, और वो कंडीशन ये है कि यू शुड बी इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, राइट।
अब ये जो हमारे पास तीसरी कैटेगरी है जिसमें इंडिया के बाहर से लोग इंडिया में आ रहे हैं, और चौथी भी कैटेगरी यही है जिसमें इंडिया के बाहर से इंडिया में लोग आ रहे हैं, तो इन दो कैटेगरीज में फर्क क्या है? अगर ये दोनों कैटेगरीज वही है कि भाई इंडिया के बाहर से लोग इंडिया में आ रहे हैं, तो इन दोनों कैटेगरीज में फर्क क्या है? तो ध्यान से सुनना, जो ये वाली कैटेगरी है ये बात करती है कि यू आर आइदर एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु आर रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, visiting India during the relevant previous year and having total income excluding income from foreign sources less than equal to 15 lakhs। मतलब आपकी टोटल इंडियन इनकम 15 लाख रुपए या उससे कम है। अगर आपकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज का मतलब वही हो गया ना, टोटल इंडियन इनकम। तो अगर आपकी टोटल इंडियन इनकम 15 लाख रुपए या उससे कम है, तब तो आप इस वाली कैटेगरी में फॉल करोगे, और अगर आपकी टोटल इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो आप इस वाली कैटेगरी में फॉल करोगे। तो ये जो तीसरी और चौथी कैटेगरीज में फर्क है वो यही वाला फर्क है। दोनों कैटेगरीज में ऐसा ही है कि या तो इंडियन सिटीजन या तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो साल के बीच में इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहा है। बस अगर आपकी टोटल इंडियन इनकम मतलब टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख रुपए या उससे कम है तो आप कैटेगरी 3 में हो, अदरवाइज आप कैटेगरी 4 में हो। ठीक है, कैटेगरी 3 में भी रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करने की सिर्फ एक ही कंडीशन है, और वो ये वाली कंडीशन है कि यू शुड बी इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। राइट, अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती तो ये वाली कंडीशन आपके ऊपर अप्लाई नहीं करेगी। राइट, अच्छा, और ये जो कैटेगरी 4 है, अब सुनना, कैटेगरी 4 में क्या है कि आप इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहे हो, यूर आइदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया और यूर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अच्छा, बाय द वे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए। जैसे मेरे ग्रैंडफादर है वो 1935 में बॉर्न हुए, तो इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 1947 में इंडिपेंडेंस मिल गई थी। तो आई एम अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। राइट, कल को जाकर अगर मैं यूएस में शिफ्ट हो जाता हूं और मैं यूएस में रहने लग जाता हूं, मैं 20 साल यूएस में रहता हूं, 30 साल यूएस में रहता हूं, और मुझे यूएस की सिटीजनशिप मिल जाती है, तो आई मे नो लॉन्गर रिमेन अ सिटीजन ऑफ इंडिया बट आई विल ऑलवेज बी अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, जैसे मेरी कजन है, मेरे एक चाचा हैं जो यूएस में रहते हैं, उनकी जो बेटी है मुझसे 3 साल छोटी है तो वो एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। शी इज नाउ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सॉरी, शी इज नाउ अ सिटीजन ऑफ यूएस। ठीक है, क्योंकि वो बचपन से वहीं पर रह रही है, 30 साल से वो यूएस में रह रही है, तो शी इज नाउ अ सिटीजन ऑफ यूएस। बट शी, उसके जो ग्रैंडफादर है, वो मेरे भी ग्रैंडफादर वही है ना, मेरी कजन है, तो उसके ग्रैंडफादर 1935 इंडिया में बॉर्न हुए। ठीक है, तो शी विल ऑलवेज बी अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इवन इफ शी इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया एनीमोर। ठीक है, ऑलराइट, तो जो चौथी कैटेगरी है जिसमें हम लोग बात करें कि यू शुड आइदर बी अ पर्सन ऑफ आइदर बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और आप देश के बाहर से देश में आ रहे हो ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो आपके लिए और आपकी जो टोटल इंडियन इनकम है वो 15 लाख रुपए से ज्यादा है, आपकी टोटल इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो फिर क्या होगा? पहले तो हम ये वाली कंडीशन देखेंगे कि क्या आप 182 डेज या उससे ऊपर के लिए इंडिया में थे। अगर हां, वेरी गुड। अगर नहीं तो आपके लिए ये वाली कंडीशन अप्लाई तो करेगी, लेकिन थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ, और जरा सा मॉडिफिकेशन है। यहां पर हम 60 डेज देखते थे, यहां पर हम 120 डेज देखेंगे। ठीक है, बस इतना सही मॉडिफिकेशन है। यहां पर हम 60 डेज देखते थे और यहां पर हम 120 डेज देखेंगे। सिंपल। तो अगर आप इस वाली कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, कि you're an Indian citizen or a person of Indian origin residing outside India, visiting India during the relevant previous year and having total income excluding income from foreign sources greater than 15 lakh rupees। ठीक है, मतलब इंडियन इनकम आपकी 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो फिर हाउ विल वी डिटरमिन वेदर यू आर अ रेजिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर और नॉट? तो हम सबसे पहले तो देखेंगे कि क्या आपने 182 डेज या उससे ऊपर के लिए आप इंडिया में थे। अगर थे तब तो आप रेजिडेंट हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप नहीं थे तो फिर हम देखेंगे कि क्या आप 120 डेज या उससे ऊपर के लिए इंडिया में थे, एंड क्या आप पिछले 4 सालों में 365 डेज या उससे ऊपर के लिए इंडिया में थे। अगर ये दोनों कंडीशन सैटिस्फाई हो जाती हैं तो हाँ, आप रेजिडेंट कहलाओगे। ठीक है, तो हां, आप रेजिडेंट कहलाओगे। तो रेजिडेंट कहलाने की ये चारों कैटेगरीज आपको समझ में आ गई। सबसे पहली बैलेंसिंग फिगर वाली कैटेगरी है, 182 डेज या उससे ऊपर के लिए आपको इंडिया में रहना चाहिए। अगर नहीं तो 60 डेज या उससे ऊपर के लिए आप इंडिया में रहो, एंड पिछले 4 सालों में 365 डेज या उससे ऊपर के लिए आप इंडिया में रहो। कैटेगरी 2 क्या है? इंडियन सिटीजन जो कोई देश को छोड़ के देश के बाहर जाते हैं, या तो एम्प्लॉयमेंट के लिए या तो इंडियन शिप के क्रू मेंबर की तरफ से। उन लोगों के लिए क्या क्राइटेरिया है? सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि यू शुड बी इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। जो
तीसरी कैटेगरी है वो क्या है कि इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन के लोग इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहे हैं और उनकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए या उससे कम है। आपके लिए अगेन सेम क्राइटेरिया, 182 डेज या उससे ऊपर के लिए आप इंडिया में रहिए तो आप रेजिडेंट हैं, अदरवाइज आप नॉन रेजिडेंट हैं। और चौथी कैटेगरी क्या है कि इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहे हैं और आपकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि 182 डेज या उससे ऊपर के लिए आपको इंडिया में होना चाहिए। अगर आप हैं तो आप रेजिडेंट हैं, नहीं तो दो कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। कौन सी दो कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी? पहली कंडीशन कि यू शुड बी इन इंडिया फॉर 120 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, और दूसरी कंडीशन यू शुड हैव स्टेड इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। डन। अब अगर आपने ये सब कर दिया तो आप रेजिडेंट हो जाओगे, अदरवाइज आप नॉन रेजिडेंट हो जाओगे। एक बार आप रेजिडेंट हो गए तो उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि आप ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो या आप नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो। ठीक है, एक बार आप रेजिडेंट हो गए तो हमें देखना पड़ेगा कि आप ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो या आप नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो। तो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर आप पिछले 7 सालों में 730 डेज या उससे ऊपर के लिए इंडिया में रहे तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। और दूसरी कंडीशन कि पिछले 10 सालों में से 2 या 2 से ज्यादा सालों के लिए यू मस्ट बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई तो फिर हम लोग बोलेंगे कि यू आर अ रेजिडेंट एंड एन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। ठीक है, तो इफ बोथ दीज कंडीशंस आर सैटिस्फाइड देन यू आर एन आरओआर, अदरवाइज यू आर एन आरएनओआर। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सैटिस्फाई हो गई, क्या पिछले 7 सालों में यू शुड हैव स्टेड इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर, और एंड दूसरा पिछले 10 सालों में से 2 या 2 से ज्यादा साल के लिए यू शुड हैव बीन अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। यू शुड हैव बीन अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पिछले 10 में से 2 या 2 से ज्यादा सालों के लिए यू शुड हैव बीन अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई तो आप आरओआर हो गए, अदरवाइज आप आरएनओआर हो गए। अगर एक भी कंडीशन सैटिस्फाई नहीं हुई तो आप आरएनओआर हो गए। ठीक है, अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। इन 3 कैटेगरीज में तो यही चीज है। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर, देश के बाहर जा रहे हो और देश के बाहर से देश में आ रहे हो और आपकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से कम है, कि अगर दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई तो आप आरएनओआर होगे, सॉरी आरओआर होगे, अदरवाइज आप आरएनओआर हो जाओगे। अब सुनना, ये जो फोर्थ कैटेगरी है ये रेजिडेंट कब हो सकती है? ये रेजिडेंट तब होगी जब आप 182 डेज या उससे ऊपर के लिए आप इंडिया में रहोगे। अगर इस वाली कैटेगरी की वजह से, इस वाली कंडीशन की वजह से ये रेजिडेंट है, ध्यान से सुनना, अगर इस वाली कंडीशन की वजह से ये रेजिडेंट है तो आरओआर होने के लिए ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। आरओआर होने के लिए ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। अभी तक इसमें कुछ नया नहीं है, जो बाकी 3 कैटेगरीज में था वही इस वाले में भी आ गया। लेकिन अब ट्विस्ट यहां पर आता है कि अगर मान लो ये जो कैटेगरी 4 है ये इन दोनों कंडीशंस की वजह से है, इन दोनों कंडीशंस की वजह से रेजिडेंट है, तो ये बाय डिफॉल्ट आरएनओआर हो जाता है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट आरएनओआर हो जाता है। तो बाय डिफॉल्ट आरएनओआर इफ इंडिविजुअल बिकम्स रेजिडेंट ड्यू टू द फुलफिलमेंट ऑफ बी अबव। मतलब अगर आप इस वाली कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो कि आप इंडियन पर्सन, आप या तो इंडियन सिटीजन हो या तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो और देश के बाहर से देश में आ रहे हो, एंड आप रेजिडेंट क्यों हो? आप रेजिडेंट हो इसीलिए क्योंकि आप 120 दिन से ऊपर रहे, 180 दिन से ऊपर नहीं रहे, सॉरी 182 दिन से आप ऊपर नहीं रहे, आप 120 दिन या उससे ऊपर रहे, एंड पिछले 4 सालों में आप 365 डेज या उससे ऊपर रहे। अगर आप इन दोनों कंडीशंस के फुलफिल होने की वजह से रेजिडेंट हो रहे हो, देन बाय डिफॉल्ट यू आर अ रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। बाय डिफॉल्ट यू आर अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये चीज तो ये हो गई। अब सेक्शन 6(1) हम लोगों ने पूरा का पूरा देख लिया है। सेक्शन 6(1) हम लोगों ने पूरा का पूरा देख लिया है। हम सेक्शन 6(1)(a) पर आएंगे। ठीक है, अब हम सेक्शन 6(1)(a) पर आएंगे। सेक्शन 6(1)(a) एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था कुछ साल पहले और उसका नाम है डीम्ड रेजिडेंट, एंड बाय डिफॉल्ट ये भी आरएनओआर ही होता है। बाय डिफॉल्ट ये भी आरएनओआर ही होता है। ठीक है, अब देखो डीम्ड रेजिडेंट क्या है? इंडियन सिटीजन whose total income excluding income from foreign sources exceeds 15 लाख रुपीस। मतलब थोड़ी बहुत कैटेगरी 4 जैसा लग रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहां पर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी था, यहां पर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है। ठीक है, यहां पर स्ट्रिक्टली इंडियन सिटीजन के बारे में बात हो रही है। whose इंडियन इनकम इज ग्रेटर देन 15 लाख रुपीस
और दूसरी चीज हु इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री, हु इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री। ठीक है, तो जैसे दुबई, दुबई इज अ टैक्स हेवन। ठीक है, दुबई में इनकम टैक्स नहीं लगता, दुबई में टैक्सेस बहुत लगते हैं, दुबई में फीस बहुत लगती है, दुबई में बहुत एक्सेसिव चार्जेस है, बहुत फालतू के चार्जेस है। ठीक है, लेकिन दुबई में इनकम टैक्स बोलकर कुछ नहीं लगता है। ठीक है, तो दुबई में इनकम टैक्स बोलकर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लगता है। राइट, तो दुबई में इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो यहां पर यही वाली बात हो गई कि अगर कोई दुबई में कोई इंडियन सिटीजन रह रहा है और वो इंडिया के बाहर से इंडिया में आता है और उसकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, ठीक है, तो उसको दुबई में तो टैक्स देना नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वो डीम्ड रेजिडेंट हो जाएगा। और डीम्ड रेजिडेंट विल बी अ रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, मतलब रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। तो वो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। ठीक है, तो अब दैट्स इट, बाय डिफॉल्ट नॉट रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो ये पूरा हम लोगों का एक समरी थी रेजिडेंशियल स्टेटस की। ऑफ कोर्स अब जब आप लोग इसके क्वेश्चंस करोगे तभी आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। मैं एक आध दो क्वेश्चंस आप लोगों को करके यहां पर दिखा देता हूं। ठीक है, तो ब्रेट ली, एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर, विजिट्स इंडिया फॉर 100 days इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। दिस हैज बीन हिज प्रैक्टिस फॉर द पास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर्स। फाइंड आउट हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। अब देखो, हर साल 100 दिन के लिए आ रहा है, हर साल 100 दिन के लिए आ रहा है। पहले तो सोचो कैटेगरी क्या है। अच्छा, क्या ऑस्ट्रेलिया में इनकम टैक्स नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में इनकम टैक्स लगता है। तो ये इस वाली कैटेगरी से तो बाहर आ गया, 6(1)(a) से तो ये बाहर आ गया। ठीक है, अब ब्रेटली के बारे में सोचो, वो इन चारों में से कहां पर फॉल करेगा? क्या वो इंडियन सिटीजन है जो इंडिया से इंडिया के बाहर जा रहे हैं? नहीं, इस कैटेगरी से चला गया। क्या वो इंडियन सिटीजन है जो इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहा है? देखो, इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहा है, लेकिन क्या ब्रेटली इंडियन सिटीजन है? नहीं ना, ये तो ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन है ना। ठीक है, ब्रेट ली इज एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर, तो इंडिया का सिटीजन तो नहीं हो सकता ये, राइट। तो इंडिया के बाहर से इंडिया में आने वाले जो दोनों कैटेगरीज हैं वो भी कैंसिल हो गई। तो अब आपकी ये तीनों कैटेगरीज कैंसिल हो गई। कौन सी कैटेगरी बची? ये वाली कैटेगरी बची। इस वाली कैटेगरी में रेजिडेंट होने के लिए क्या करना पड़ता है? 182 डेज या उससे ऊपर के लिए इंडिया में रहना पड़ता है। अगर मान लो ये नहीं हो पाता तो फिर 60 डेज या उससे ऊपर के लिए इंडिया में रहना पड़ता है, प्लस पिछले 4 सालों में 365 डेज या उससे ऊपर के लिए इंडिया में रहना पड़ता है। ब्रेटली कौन सी कंडीशन फुलफिल कर रहा है? ब्रेटली हर साल 100 दिनों के लिए आता है, तो क्या ब्रेटली कंडीशन नंबर ए फुलफिल कर रहा है? नहीं। क्या ब्रेटली कंडीशन नंबर बी फुलफिल कर रहा है? हाँ। प्रीवियस ईयर 24-25 में 60 दिन से ऊपर के लिए था। हाँ। पिछले 4 सालों में हर दिन 100 दिनों के लिए आता है, हर साल 100 दिनों के लिए आता है, तो पिछले 4 सालों में 400 दिन के लिए रहा। और यहां पर हमें देखना है क्या? सिर्फ 365 डेज। तो क्या ब्रेटली इस वाली कंडीशन की वजह से रेजिडेंट हो गया? हाँ। क्या ब्रेटली सिर्फ इस वाली कंडीशन की वजह से रेजिडेंट हो गया? हाँ। अब देखो, क्या ब्रेटली ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है? उसके लिए हमें ये एडिशनल कंडीशंस पर आना पड़ेगा। ठीक है, अब एडिशनल कंडीशंस की पहली कंडीशन क्या है कि पिछले 7 सालों में उसको 730 दिन या उससे ऊपर रहना पड़ेगा। क्या ऐसा सही है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रेटली हर साल इंडिया में 100 दिनों के लिए आ रहा है, तो पिछले 7 सालों में ये 700 डेज के लिए तो रहेगा ना इंडिया में। पिछले 7 सालों में ये सिर्फ 700 डेज के लिए तो रहेगा इंडिया में। और अगर पिछले 7 सालों में सिर्फ 700 डेज के लिए इंडिया में रहेगा तो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। कंडीशन नंबर 2 फुलफिल होगी, क्योंकि हर साल अगर 100 दिनों के लिए आ रहा है तो वो हर साल रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो पिछले 10 सालों में से 2 या 2 से ज्यादा सालों के लिए रेजिडेंट है। कंडीशन 2 इज फुलफिल्ड, लेकिन कंडीशन 1 इज नॉट फुलफिल्ड। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा RNOR। तो ब्रेटली कौन हो गया? ब्रेटली हो गया रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। ठीक है, ब्रेटली क्या हो गया? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। ठीक है, अब देखो, would your answer change if the above facts relate to Srinath, an Indian citizen who resides in Australia and represents the Australian cricket team? Emotions को साइड में रखना पड़ेगा। श्रीनाथ पर गुस्सा आपको भी आया, मुझे भी आता है। जितनी बार मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं मुझे भी हर बार उतना ही गुस्सा आता है, लेकिन इमोशंस को साइड में रखना पड़ेगा कि भाई तू इंडियन सिटीजन है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला गुस्सा आता है, ठीक है, लेकिन इमोशंस को हमें साइड में रखना पड़ेगा। ओके, अब अगर ये एक इंडियन सिटीजन है तो क्या ये कैटेगरीज 3 और 4 में आ गया? क्या ये कैटेगरीज 3 और 4 में आ गया? बिल्कुल, ये कैटेगरीज 3 और 4 में आ गया। ओके, हम लोगों को ये नहीं बताया हुआ है कि श्रीनाथ की इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से कम है या 15 लाख रुपए से ज्यादा है। हमें ये नहीं बताया हुआ कि इसकी जो इंडियन इनकम है वो 15 लाख रुपए से कम है या 15 लाख रुपए से ज्यादा है। ठीक है, ओके, देखो 6(1)(a) तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टैक्स हेवन टाइप की तो कोई चीज है नहीं। तो ये वाली जो कंडीशन होती है, हु इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री, वो तो ऐसा है नहीं, क्योंकि श्रीनाथ अगर ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है तो उसको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को टैक्स तो पे करना पड़ेगा। अभी कैटेगरी 3 में आता है या 4 में आता है, तो आओ इसको देखते हैं।
अगर मान लो ये कैटेगरी 3 में आता है तो ये नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैटेगरी 3 में बोला गया है कि भाई 182 डेज या उससे ऊपर के लिए आपको इंडिया में रहना पड़ेगा, ठीक है। और ये वाली कंडीशन तो है होती ही नहीं यहां पर। और ये कितने दिन के लिए आया? 100 दिन के लिए आया है। तो कैटेगरी 3 में अगर ये फॉल कर रहा है, मतलब अगर इसकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए या उससे कम है, तो ये नॉन रेजिडेंट हो गया, तो ये नॉन रेजिडेंट हो गया। लेकिन अगर ये यहां पर आता है कैटेगरी 4 में, तो कैटेगरी 4 में क्या हुआ? इसकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है। तो देखो, क्या ये 182 डेज या उससे ऊपर के लिए इंडिया में था? नहीं। तो इस कंडीशन की वजह से तो ये रेजिडेंट नहीं है। दूसरी कंडीशन, क्या ये 120 डेज या उससे ऊपर के लिए इंडिया में था? वो भी नहीं। ये तो सिर्फ 100 दिन के लिए आया ना, ये तो सिर्फ 100 दिन के लिए आया। तो अब ये वाला बंदा श्रीनाथ अगर है, जो इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहा है, श्रीनाथ अगर है जो इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहा है, वो कैटेगरी 3 में होगा तब भी टैक्सेबल नहीं होगा, तभी रेजिडेंट नहीं होगा। और कैटेगरी 4 में फॉल करेगा तब भी ये रेजिडेंट नहीं होगा, तब भी ये रेजिडेंट नहीं होगा, ठीक है। तो if the above facts relate to Mr. Srinath, an Indian citizen who resides in Australia, comes on a visit to India, he would be treated as a non-resident in India, irrespective of his total income, excluding income from foreign sources, since his stay in India in the current financial year is in any case less than 120 days. ठीक. What would be your answer if Srinath had visited India for 120 days instead of 100 days every year, including previous year 24-25? ठीक है, तो अगर श्रीनाथ 120 दिन के लिए आता तो ये RNOR बन जाता, ठीक है, ये RNOR बन जाता, राइट। अगर कैटेगरी 3 में आता तब तो कैटेगरी 3 में रहते हुए तो ये रेजिडेंट ही नहीं होता। कैटेगरी 4 में अगर होता तो ये इस वाली कैटेगरी के हिसाब से बनता, इस वाली कंडीशन के हिसाब से बनता कि 120 डेज या उससे ज्यादा प्लस पिछले 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा। तो कैटेगरी 3 के हिसाब से तो ये एनीवे रेजिडेंट नहीं होता, कैटेगरी 4 के हिसाब से होता, और क्योंकि इस वाली कंडीशन के हिसाब से होता तो ये बाय डिफॉल्ट RNOR हो जाता, ठीक है। In this case, if Srinath's total income excluding income from foreign sources exceeds 15 lakh rupees, he would be treated as resident but not ordinarily resident for previous year 24-25, since his stay in India is 120 days in the previous year 24-25 and 480 days in the immediately preceding 4 previous years. If his total income excluding income from foreign sources does not exceed 15 lakh rupees, he would be treated as non-resident in India for previous year 24-25, since his stay in India is less than 182 days in the previous year 24-25. Done? इतना सा था ये, ठीक। उसके बाद अब ये देखो, Mr. B, a Canadian citizen, comes to India for the first time during the previous year 2021. During the financial years 2021, 21-22, 23-24, 23-24, 24-25, he was in India for 55 days, 60 days, 90 days, 150 days and 70 days respectively. Determine his residential status for assessment year 25-26. तो 24-25, अच्छा ये क्या है? कैनेडियन सिटीजन है और पहली बार 20-21 में आया था, उसके बाद अच्छा उसके बाद आता जाता रहता था, ठीक है। तो 24-25 में कितने दिन रुका ये 24-25 में रुका है 70 दिन, ठीक है। तो 24-25 में भाई साहब ये 182 डेज या उससे ऊपर तो था नहीं इंडिया में। कैटेगरी 1 वाला प्लेयर लग रहा है मुझे, कैटेगरी 1 वाला लग रहा है ये। तो 24-25 में 182 डेज या उससे ऊपर के लिए तो इंडिया में था नहीं, जाने दो। पिछले 4 सालों का देखो आप, तो मतलब 60 डेज से ऊपर तो हो गया, 60 डेज से ऊपर तो हो गया। क्या पिछले 4 सालों में 365 डेज या उससे ऊपर है? 55, 60, 90, 150, मुझे लगता तो नहीं, बट फिर भी आप लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं देख लेता हूं। 55, 60, 90, 150, 355 डेज, तो 365 डेज तो कम है, तो इसलिए ये नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, ठीक है। ही इज अ नॉन रेजिडेंट। अब आप देखो, जो कैटेगरी 2 में हम लोगों ने बात की थी ना कि आप इंडिया के क्रू मेंबर की तरह से जा रहे हो, तो वहां पर हमें कैसे पता चलेगा? उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये वाला प्रोविजन है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है। बी वेरी वेरी केयरफुल, ये वाला प्रोविजन काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल। डिटर्मिनिंग द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया फॉर एन इंडियन सिटीजन बीइंग अ क्रू मेंबर। देखो होता क्या है, मैं अगर आज की तारीख क्या है? 1 मार्च 2025, ठीक है। मैं अगर 1 मार्च 2025 को यूएस जाता हूं, ठीक है, और मैं 25 मार्च 2025 को इंडिया वापस आता हूं, तो यह माना जाएगा कि मैं 1 मार्च को भी इंडिया में था और मैं 25 मार्च को भी इंडिया में था, ठीक है। यह माना जाएगा कि मैं 1 मार्च भी इंडिया में था और 25 मार्च भी इंडिया में था। मतलब जब मैं नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करूंगा इंडिया में, जब मैं अपने इंडिया के डेज कैलकुलेट करूंगा, तो दिस विल आल्सो बी काउंटेड एज अ डे इन इंडिया एंड दिस विल आल्सो बी काउंटेड एज अ डे इन इंडिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो मैं शिप का क्रू मेंबर हूं, अगर मान लो मैं शिप का क्रू मेंबर हूं और मैं फिर जा रहा हूं, मैं 1 मार्च 2025 को बाहर जाता हूं शिप से,
और मैं 25 मार्च 2025 को वापस आता हूं शिप से, तो ना तो 1 मार्च इंडिया में काउंट होगा, ना ही 25 मार्च इंडिया में काउंट होगा। ठीक है, तो यही वाली बात है। नॉर्मल केसेस में अगर मैं बाहर जा रहा हूं तो जिस दिन मैं जा रहा हूं और जिस दिन मैं वापस लौट रहा हूं इंडिया में काउंट होंगे, लेकिन अगर मैं शिप के क्रू मेंबर की तरफ से जा रहा हूं तो जिस दिन मैं जा रहा हूं और जिस दिन मैं आ रहा हूं वो इंडिया में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो बस अब यहां पर क्या करना होगा आपको, इन नॉर्मल डेज, देखो चलो क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन करते हैं तो ये समझ में आएगा, या चलो मैं आपको ये भी बता देता हूं। तो बेसिकली एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है। तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप भी दी रहती है और डेट ऑफ एंडिंग द जर्नी भी दी रहती है। तो उन दोनों डेट्स को आपको इंडिया के डेज कैलकुलेट करते समय एक्सक्लूड करना है। तो व्हेन अ क्रू मेंबर बोर्ड्स अ शिप ही इज गिवन अ कंटीन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। तो दिस इज अ कंटीन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। इस पे डेट ऑफ ऑनबोर्डिंग भी रहती है और डेट ऑफ एंडिंग भी रहती है। तो उन दोनों डेट्स को आपको इग्नोर करना है। क्वेश्चन देखो, मिस्टर आनंद इज एन इंडियन सिटीजन एंड अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ अ सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप engaged in carriage of passengers in international traffic departing from Chennai port on 6th June 2024. From following details in the previous year 24-25, determine the residential status of Mr. Anand for assessment year 25-26, assuming that his stay in India in the last 4 previous years preceding 24-25 is 400 days. Date entered into the continuous discharge certificate in respect of joining of ship क्या है, 6th of June. डेट एंटर्ड इनटू कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ द शिप क्या है, 9th ऑफ दिसंबर। तो इंडिया में कितने दिन रहा ये इंडिया में कितने दिन रहेगा, ये इंडिया में रहा पूरा का पूरा 30 दिन अप्रैल, 31 दिन मई, जून के 6 दिन नहीं, जून के सिर्फ 5 दिन। ठीक है, जून के सिर्फ 5 दिन, राइट। और उसके बाद 9th दिसंबर को आ गया, तो 9th दिसंबर नहीं होगा, 9th दिसंबर नहीं होगा, दिसंबर में 31 दिन होते हैं, -9 दिसंबर नहीं होगा, 10th दिसंबर से कंटिन्यू होगा। तो 22 दिन ये हो गए, प्लस जनवरी, फरवरी, मार्च, तो टोटल ये 178 डेज यहां पर रहा है। ठीक है, टोटल ये 178 डेज इंडिया में रहा है। तो अगर ये टोटल 178 डेज इंडिया में रहा है तो क्या 182 डेज या उसके ऊपर इंडिया में रहा है, तो ये नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है, ये नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। डन, ओके। एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे होता है, अगर इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स इंडिया में सिचुएटेड है तो फिर ये रेजिडेंट हो जाएगा। ऑर्डिनरीली रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ऐसे डिटरमिन किया जाएगा कि इसके कर्ता का क्या स्टेटस है। अगर कर्ता आरओआर है तो एचयूएफ भी आरओआर, अगर कर्ता आरएनओआर है तो एचयूएफ भी आरएनओआर। और अगर इसके कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स इसका इंडिया के बाहर सिचुएटेड है तो ये नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है, फर्म्स, एओपीज और बीओआईज के लिए क्या हो जाएगा कि अगर इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स इंडिया के बाहर है तो फिर नॉन रेजिडेंट, इंडिया में है तो रेजिडेंट। कंपनीज के केस में अगर इसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट यानी इसकी पोयम इंडिया के बाहर है तो फिर नॉन रेजिडेंट, इंडिया में है तो रेजिडेंट। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ लोकल अथॉरिटीज एंड आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, तो यहां पर क्या हो गए, अगर इनके भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स इंडिया में है तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ये तो देख लिया कि रेजिडेंट्स कौन से होते हैं, रेजिडेंट्स एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट्स कौन से होते हैं और नॉन रेजिडेंट्स कौन से होते हैं। तो अब उनकी कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। तो ये जो आरओआर होते हैं इनकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है। ठीक है, ये जो आरओआर होते हैं रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, इनकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है। जो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होते हैं उनकी कौन कौन सी इनकम्स इंडिया में टैक्सेबल होती हैं, वही इनकम्स इंडिया में टैक्सेबल होती हैं विच आर रिसीव्ड इन इंडिया या फिर डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड और अरिजन इन इंडिया या फिर डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है, या तो रिसीव हुई या तो डीम्ड टू रिसीव हुई, या तो अक्रू हुई या डीम्ड टू अक्रू हुई, या तो अराइज हुई या तो डीम्ड टू अराइज हुई। तो रिसीव, अक्रू, अराइज, या तो एक्चुअल या तो डीम्ड। ठीक है, अगर ये तीनों चीजें हो रही है इंडिया में तो ही आपकी इंडिया में टैक्सेबल होगी, अदरवाइज नहीं। और एक चीज और है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनकम विच अक्रूज और अराइजेस आउटसाइड इंडिया। जो अक्रू या अराइज तो बाद में हो रही है, बट इट इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया या फिर अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। ठीक है, मतलब एक ऐसा प्रोफेशन जो आपने इंडिया में सेट किया हुआ है लेकिन वो बाहर अक्रू हो रही है। ठीक है, इनकम बाहर अक्रू हो रही है। मे बी मेरे फॉरेन क्लाइंट्स हैं, जैसे मेरा एक दोस्त है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो मुंबई में अपनी प्रैक्टिस करता है, उसके फॉरेन क्लाइंट्स हैं, तो उसकी इनकम अक्रू कहां हो रही है, बाहर अक्रू हो रही है, बट उसका प्रोफेशन कहां पर सेटअप है, इंडिया में सेटअप है। वैसे तो वो रेजिडेंट है, लेकिन अगर मान लो वो वैसे तो वो आरओआर है, लेकिन अगर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होता तब भी इंडिया में ही वो वाली इनकम टैक्सेबल होती।
ठीक है। नॉन रेजिडेंट के केस में यही वाली तीन चीजें आ जाएंगी, रिसीव्ड, अक्रू और अरिजन, या फिर डीम्ड, इन तीनों का डीम्ड। ध्यान रखना, नॉन रेजिडेंट के केस में ये वाली जो इनकम होती है, नॉन रेजिडेंट के केस में ये वाली जो इनकम है कि बाहर अगर अक्रू या अराइज हो रही है लेकिन इंडिया के बिजनेस से हो रही है तो भी वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। नॉन रेजिडेंट्स के केस में ये वाली चीज टैक्सेबल नहीं होती है। ठीक है, नॉन रेजिडेंट्स के केस में दिस थिंग इज नॉट टैक्सेबल, राइट। अब कौन कौन सी इनकम इंडिया में अक्रू या अराइज होगी या कैसे कैसे क्या क्या होगा, उसके लिए एक चार्ट दिया हुआ है। इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के आपको एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के आपको बिल्कुल डेफिनेटली अंदाजा लग जाता है कि कौन सी इनकम क्या है क्या नहीं है, और आपका आंसर सही ही आ जाता है। बट फिर भी अगर आपका एक बार इसको गो थ्रू करने का मन करे, इसको पढ़ने का मन करे, तो आप इसको पढ़ सकते हो, अदरवाइज मैं तो कहता हूं इग्नोर करो इसको। ठीक है, स्ट्रेट अवे कम टू द क्वेश्चंस, प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लगता है मुझे, आईसीएआई के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। तो ये वाला इलस्ट्रेशन मैं आप लोगों के साथ जल्दी से 5 मिनट के अंदर अंदर डिस्कस कर लेता हूं, और उसके बाद फिर विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस पर। ठीक है, देखो, compute the total income in the hands of an individual aged 35 years, being a resident and ordinarily resident, resident but not ordinarily resident, and non-resident for assessment year 25-26, assuming that he has exercised the option of shifting out of the default tax regime provided under section 115 BSC 1A। ठीक है, तो ये हम लोग मान के चल रहे हैं। अब देखो, आरओआर, आरएनओआर और एनआर, इन तीनों के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो मैं एक बार एक काम करता हूं, इसके डुप्लीकेट कर देता हूं इसको। देखो, ये इसका सॉल्यूशन एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और फिर देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स 50% ऑफ इट, 50% ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया। आरओआर के केस में पूरा टैक्सेबल, बाकी दोनों के केस में 50-50% टैक्सेबल। 10,000, 5,000, 5,000। ठीक है, उसके बाद इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन चेन्नई 50% रिसीव्ड इन इंडिया। चेन्नई का बिजनेस है, तीनों के केस में फुल्ली टैक्सेबल, पूरा तीनों के केस में 20,000, 20,000, 20,000। ठीक है ना, ये यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स थे, तो इसलिए जितना इंडिया में रिसीव हुआ उतना ही टैक्सेबल है। ये चेन्नई का ही बिजनेस है, इनकम अक्रू और अराइज भी तो इंडिया में ही हो रही है, फुल्ली टैक्सेबल। फिर देखो, यहीं से दिखा दे रहा हूं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंडन। इंडियन कंपनी के हैं तो फिर अक्रू इंडिया में हुआ है, तो तीनों केसेस में पूरा पूरा टैक्सेबल। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंडन, इंडिया से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आरओआर के केस में टैक्सेबल होगा, बाकियों के केस में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ प्लांट इन जर्मनी 50% ऑफ द गेन्स आर रिसीव्ड इन इंडिया। आरओआर के केस में पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, आरएनओआर और एनआर के केस में आधा आधा टैक्सेबल होगा। इनकम अर्न्ड फ्रॉम अ बिजनेस इन जर्मनी व्हिच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली 40,000 रुपीस इज रिसीव्ड इन इंडिया, राइट। आरओआर के केस में तो पूरा 70,000 टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। इनकम इज अर्न्ड, अच्छा, और यहां पर कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली, कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, तो अब यहां पर कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली, अब देखो 40,000 रुपीस जो इंडिया में रिसीव हुआ है, सिर्फ वही टैक्सेबल होगा एनआर के केस में। अब यहां पर आप लोगों का अगेन एक और, यहां पर भी आप लोगों का पेट्रियोटिज्म आएगा, और यहां पर जो आप लोगों का पेट्रियोटिज्म कहेगा वो ये कहेगा कि भाई 70,000 की टोटल इनकम है, ठीक है, लेकिन बिजनेस जर्मनी में तो क्या हुआ, दिल्ली से कंट्रोल कर रहे हैं ना। ठीक है, तो आरओआर के केस में पूरा टैक्सेबल होगा, आरएनओआर के केस में पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन एनआर के केस में ये वाली चीज टैक्सेबल नहीं होती। देखो, एनआर के केस में ये वाली चीज है ही नहीं, यहां पर एनआर के केस में यहां पर है नहीं। तो एनआर के केस में क्या है, जितना पैसा मिला इंडिया में बस उतना ही टैक्सेबल है। एनआर के केस में जितना पैसा मिला उतना ही टैक्सेबल है। तो यहां पर लिखा 40,000 रिसीव्ड इन इंडिया, तो 40,000 इज टैक्सेबल इन इंडिया। प्रॉफिट्स फ्रॉम अ बिजनेस इन दिल्ली बट मैनेज एंटायरली फ्रॉम लंदन। अरे प्रॉफिट बिजनेस दिल्ली में है, तब तो अक्रू ही इंडिया में हो रही है ना, तीनों केस में फुल्ली टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिटेड इन अ बैंक इन लंदन ब्रॉट टू इंडिया, वो तो इंडिया में बाद में आप ले आओ, उसका कुछ नहीं है। अगर हाउस प्रॉपर्टी लंदन की है और बैंक ऑफ लंदन में ही आपने जमा भी कर दिया है, तो सिर्फ आरओआर के केस में टैक्सेबल होगा, बाकी दोनों के केस में टैक्सेबल नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान देना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन कहां गया, ये वाला, अच्छा ठीक है, कंप्यूटेड इनकम है, ठीक, बढ़िया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, तो अब इंडियन कंपनी है तो तीनों के केस में फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन लंदन, इंडिया में आपने टेक्निकल सर्विसेज रेंडर किए हैं, अक्रू इंडिया में हो रहा है, फुल्ली टैक्सेबल। प्रॉफिट्स फ्रॉम अ बिजनेस इन मुंबई मैनेज्ड फ्रॉम लंदन, बिजनेस तो मुंबई में है, तीनों के केस में फुल्ली टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन नेपाल रिसीव्ड देयर, इनकम प्रॉपर्टी नेपाल में
तो सिर्फ आरओआर के केस में टैक्सेबल होगा, बाकियों के केस में टैक्सेबल नहीं होगा। और यहां पर कितना दिया हुआ है, 16,000 रुपए का, तो वही आ गया। ठीक है, पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कुछ भी नहीं होगा, पुरानी इनकम है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन नेपाल रिसीव्ड देयर एंड देन ब्रॉट टू इंडिया, तो एग्रीकल्चरल लैंड नेपाल में आरओआर के केस में पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। इंडिया में अगर एग्रीकल्चरल लैंड होती तो फिर टैक्सेबल नहीं होता, यहां पर तो एग्रीकल्चरल लैंड नेपाल में, तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन कीनिया व्हिच वाज सेटअप इन इंडिया रिसीव्ड देयर बट स्पेंट इन इंडिया, ओके, तो इंडिया में सेटअप हुआ है तो आरओआर और आरएनओआर के केस में टैक्सेबल हो जाएगा, एनआर के केस में टैक्सेबल नहीं होगा। गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग नॉट टैक्सेबल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक डिपॉजिट इन इंडिया, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक डिपॉजिट इन इंडिया, तो सेविंग्स बैंक इंडिया में है तो आपको तीनों को 12-12 हजार रुपए टैक्सेबल लग जाएगा, लेकिन 80 टीटीए का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन रशिया कंट्रोल्ड फ्रॉम रशिया, सिर्फ आरओआर के केस में टैक्सेबल होगा। डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी, तीनों के केस में टैक्सेबल होगा। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम अ लैंड इन राजस्थान, सिर्फ ये किसी भी केस में टैक्सेबल नहीं होगा। एंड दिस कंप्लीट्स इट। ठीक है, तो ये इसी के साथ हम लोगों का रेजिडेंशियल स्टेटस वाला भी पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। रिटर्न फाइलिंग और सेल्फ असेसमेंट वाला चैप्टर अब हम लोग करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। ओके, assessee is required to file return of income compulsorily, कौन कौन से लोगों को रिटर्न ऑफ इनकम कंपल्सरीली फाइल करना होता है? तो देखो, कंपनीज और फर्म्स को कंपलसरी फाइल करना है, चाहे उनका प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे नील इनकम हो, इन्हें अगर आपकी एक कंपनी हो या फर्म हो तो आपको कंपलसरीली रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, रेजिडेंट्स विद फॉरेन एसेट्स, अगर आप एक रेजिडेंट हो लेकिन आपका फॉरेन में कोई एसेट है तो आपको, या फिर आपकी साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया, तो भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर आप एक इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, एओपी, बीओआई हो या आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन हो, तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम तभी फाइल करना पड़ेगा अगर चैप्टर 6A के रिडक्शंस लेने से पहले और सेक्शन 54 वाली सीरीज के एग्जेम्पशंस लेने से पहले आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस कर जाए। ठीक है, अब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ओल्ड स्कीम में क्या है, 2.5 लाख है, और न्यू स्कीम में क्या है, 3 लाख है। ठीक है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ओल्ड स्कीम में 2.5 लाख है, न्यू स्कीम में 3 लाख। ठीक, ओके, पर्सन्स अदर देन कंपनी या फर्म विद स्पेसिफिक फाइनेंशियल एक्टिविटीज, राइट। अब ये तो 3 जनरल क्राइटेरिया हो गया कि आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक, मान लो आप एक इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, एओपी, बीओआई या आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन हो, आपकी जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस नहीं भी कर रही है। ठीक है, आपकी जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस नहीं भी कर रही है, फिर भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। कब कब? अगर आपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट किया है, अगर आपने फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख रुपए से ज्यादा का एक्सपेंडिचर इनकर किया है, अगर आपने साल भर में इलेक्ट्रिसिटी पर 1 लाख रुपए से ज्यादा का एक्सपेंडिचर इनकर किया है, अगर आपका बिजनेस से जो आपकी रिसीट्स हैं, सॉरी, जो आपकी बिजनेस से सेल या टर्नओवर है वो 60 लाख रुपए से ज्यादा थी, या प्रोफेशन से जो आपकी रिसीट्स हैं वो 10 लाख रुपए से ज्यादा थी, या फिर अगर आपका एग्रीगेट टीडीएस या टीसीएस 25,000 रुपए से ज्यादा का कटा हुआ है या लगा हुआ है, या अगर आप 60 इयर्स या उससे ऊपर के हो तो ये 25 की जगह 50,000 हो जाता है, और अगर आपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट किया है तो। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल। देखो, इसको याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, ये दोनों चीजें तो ऑटोमेटिकली याद हो जाती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी 1 लाख से ज्यादा का बिल, फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर 2 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपने खर्च किया है तो आपको कंपलसरीली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, फिर बैंक में डिपॉजिट, सेविंग्स बैंक अकाउंट में अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट किया है, या करंट बैंक अकाउंट में अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट किया है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। फिर धंधे के बारे में बात करते हैं। बिजनेस से अगर आपका टर्नओवर 60 लाख के ऊपर है, या प्रोफेशन से आपका टर्नओवर 10 लाख से ऊपर है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। फिर टीडीएस टीसीएस 25,000 रुपए से ज्यादा अगर आपका टोटल टीडीएस या टीसीएस कटा हुआ है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए 25,000 की जगह 50,000 की लिमिट आ जाती है। डन, ये हो गया। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम? तो देखो, अगर आप एक कंपनी हो या आप ऑडिटेड अकाउंट्स आपके आते हैं, मतलब देखो कंपनीज को तो हमेशा 31 अक्टूबर से पहले रिटर्न फाइल करना है। ठीक है, या अगर आप एक इंडिविजुअल हो, फर्म हो या कुछ भी और हो, और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिटिंग जरूरी है, मतलब 44AB में आप फॉल कर रहे हो, तो अगर आप 44AB में फॉल कर रहे हो तो आपको 31 अक्टूबर तक अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको 31 जुलाई तक अपना रिटर्न फाइल कर देना पड़ेगा। ठीक है, कंपनीज के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी अगर कोई है तो चाहे उसको अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराना हो, चाहे उसको अपने अकाउंट्स को ऑडिट नहीं कराना हो, कंपनी के लिए ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग 31 अक्टूबर ही होती है।
बाकी सारे एसएससीज के लिए जिनको अपने ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनके लिए ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग 31 जुलाई हो जाती है। 92E वाली रिपोर्ट में अगर आप फॉल करते हो तो 30 नवंबर इज द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। ठीक है, लेकिन उसके बारे में अभी हम लोग जाएंगे नहीं क्योंकि वो आपका सीए फाइनल में आएगा। ओके, रिटर्न ऑफ लॉस। अगर आप लोगों को लॉस भी होता है ना, तब भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग के अंदर अंदर ही करना पड़ेगा, तभी आपको लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने की परमिशन मिलेगी। अदरवाइज आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पर बात आ रही है, देखो लॉस का रिटर्न आपको ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो return of loss, and assessee can carry forward a set off of losses only if the return is filed within the due date specified in section 139(1). इसके दो एक्सेप्शंस हैं। अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इवन इफ द रिटर्न हैज नॉट बीन फाइल्ड बिफोर द ड्यू डेट। मतलब अगर आपने ड्यू डेट के बाद अगर आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया, लॉस रिटर्न अगर आपने बिलेटेड फाइल किया, तब भी सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का आपको कैरी फॉरवर्ड करने की परमिशन मिलेगी। बाकी सारे जो पीजीबीपी या कैपिटल गेन्स के लॉसेस हैं उनको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको पीजीबीपी या कैपिटल गेन्स के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है या बिजनेस लॉसेस को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, वही पीजीबीपी वाला लॉस बिजनेस लॉस ही हो गया, तो अगर आपको इन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो व्हाट यू नीड टू डू इज आपको अपना रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट के अंदर अंदर फाइल करना पड़ेगा। मतलब 31 जुलाई के अंदर अंदर फाइल करना पड़ेगा अगर आप कंपनी नहीं हो तो, क्योंकि आप लॉसेस में हो तो फिर आपका नहीं लॉस से टर्नओवर का क्या कनेक्शन है। हाँ, मतलब अगर आपकी ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट है तो आपको 31 अक्टूबर के अंदर अंदर फाइल करना पड़ेगा। अगर ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर 31 जुलाई तक आपको फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, लॉसेस आपको सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड होने के लिए तभी मिलेंगे अगर आप अपना लॉस का रिटर्न फाइल करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि अगर मैं अपना रिटर्न ही फाइल ना करूं तब भी मुझे हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का कैरी फॉरवर्ड मिल जाएगा। नहीं, आप खुद सोचो ना, सरकार को पता कैसे चलेगा कि आपका हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हुआ है या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है आपका? तो जब तक आप रिटर्न नहीं फाइल करोगे तब तक सरकार को पता नहीं चलेगा। तो रिटर्न फाइल करना तो बहुत जरूरी है, राइट। अब अगर मान लो आपकी ड्यू डेट मिस हो जाती है, अगर मान लो आपकी ड्यू डेट मिस हो जाती है तो भी आप 31 दिसंबर 2025 तक अपना 24-25 का रिटर्न फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जैसे 24-25 अभी खत्म होने वाले हैं। टुडे इज 12th of March 2025 व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन और व्हेन आई एम टेकिंग दिस सेशन लाइव, है ना। तो 12th of March 2025 मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर 24-25 हम लोगों का खत्म होने वाला है। अब हम लोगों को रिटर्न फाइल करना होगा या तो 31 जुलाई 2025 तक या तो 31 अक्टूबर 2025 तक। ये अगर ड्यू डेट्स हमारी स्किप भी हो जाती हैं तो भी हमारे पास लॉ कहता है कि भाई तुम 31 दिसंबर 2025 तक भी अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो return of income for any previous year which has not been furnished within the time allowed under section 139(1) may be furnished at any time before the 3 months prior to the end of the relevant assessment year। तो assessment year 25-26 है, उसका एंड कब होगा? 31 मार्च 2026 को एंड होगा, उससे 3 महीने पहले यानी 31 दिसंबर 2025। दैट इज 31 दिसंबर 2025 फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, तो ये तो हो गया बिलेटेड रिटर्न। अब रिवाइज्ड रिटर्न। नाउ व्हाट इज रिवाइज्ड रिटर्न? Now what is revised return? तो revised return का मतलब क्या होता है कि सपोज आपने रिटर्न फाइल कर दिया और फिर आपको लगा यार मेरे रिटर्न में ना कुछ गलतियां हो गई हैं मुझसे, बाद में आपको फाइल करने के बाद लगा यार मुझसे कुछ तो गलतियां हो गई हैं, तो लॉ कहता है कि कोई बात नहीं। सपोज आपने अपना रिटर्न कभी भी फाइल किया, ठीक है, आपने अपना रिटर्न कभी भी फाइल किया तो आप उसको 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले रिवाइज भी कर सकते हो। जो बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है ना 31 दिसंबर 2025, तो लॉ कहता है कि आप 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले अपना रिटर्न कितनी भी बार रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम लोग अक्सर ये भी बोलते हैं कि भाई देखो अगर आपने ड्यू डेट के बाद रिटर्न को फाइल किया तो आपके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह कुछ ना कुछ लगता है, उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक है, तो सपोज मेरी जो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग है वो 31 अक्टूबर है और मैंने 31 अक्टूबर को अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, मैंने लेट्स से 30 नवंबर को अपना रिटर्न फाइल किया, तो 1 महीने का मेरे ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो हम लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो एडवाइस करते हैं भाई ठीक है तुम कैसे भी रिटर्न फाइल कर दो, तुम अपनी ड्यू डेट के पहले रिटर्न फाइल कर दो, उसके बाद अगर मान लो कुछ गलती वलती हो जाती है तो हम उसको रिवाइज कर देंगे। ठीक है, अगर मान लो कोई भी गलती वगैरह होती है तो हम आपके रिटर्न को रिवाइज कर देंगे। तो रिटर्न को अगर रिवाइज कर देंगे तो फिर उससे होगा क्या, आपका जो ओरिजिनल रिटर्न है वो उसको रिप्लेस कर देगा। तो व्हाट हैपेंस इज कि योर रिवाइज रिटर्न रिप्लेसेस योर ओरिजिनल रिटर्न। ठीक है, तो आपको रिवाइज करने का टाइम तो 31 दिसंबर तक है, तो आप ड्यू डेट से पहले पहले अपना रिटर्न फाइल कर दो, भले नील रिटर्न फाइल कर दो, कुछ भी फाइल कर दो और उसके बाद आप उसको रिवाइज कर दो आराम से। ठीक है, आपके पास टाइम है।
If any omission or any wrong statement is discovered in a return furnished under section 139(1) or belated return under section 139(4), a revised return may be furnished by the assessee at any time before the 3 months prior to the end of the relevant assessment year, that is 31 December 2025 for previous year 24-25, or completion of the assessment whichever is earlier. Thus belated return can also be revised. तो आप कोई भी रिटर्न रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अगर आपने अपना रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट पर फर्निश नहीं किया तो उस पे 234A का इंटरेस्ट लग जाता है, और इंटरेस्ट लगता है एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, ठीक है। तो अगर आपने रिटर्न अपना कब फाइल किया, आपने सपोज ड्यू डेट के बाद आपने रिटर्न अपना फाइल कर दिया, लेट्स से आपकी ड्यू डेट 31 अक्टूबर थी और आपने 30 नवंबर को अपना रिटर्न फाइल किया, तो 1% पर मंथ यानी एक महीने का आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। और अगर मान लो आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया तो फिर जब भी आपका असेसमेंट कंप्लीट होगा तब तक हर महीने 1% के रेट से इंटरेस्ट चलता रहेगा, ठीक है। तो रिटर्न फर्निश्ड आफ्टर द ड्यू डेट 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द डे आफ्टर द ड्यू डेट टू द डेट ऑफ द फर्निशिंग द रिटर्न। नो रिटर्न फर्निश 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ का इंटरेस्ट लगेगा फ्रॉम द डे आफ्टर द ड्यू डेट टू द डेट ऑफ कंप्लीशन और असेसमेंट, कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, ठीक है। फिर एक चीज होती है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। नाउ व्हाट इज सेल्फ असेसमेंट टैक्स? सेल्फ असेसमेंट टैक्स का मतलब होता है कि आप खुद से अपनी सारी की सारे हेड्स की इनकम को कैलकुलेट करो और उस इनकम पर जो भी आपका टैक्स आ रहा है आप उस टैक्स को असेस करो और वो वाला टैक्स आप सरकार को पे करो, ठीक है। दिस इज नोन एज द सेल्फ असेसमेंट टैक्स, राइट। तो टैक्स पेबल ऑन द रिटर्न रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 139, amount of tax already paid, tax deducted collected at source, relief of tax under section 89, tax credit under section 115 JD in old scheme, tax under section 191(2), right। तो इन सारी चीजों का आपको कंसिडरेशन करना पड़ता है while calculating the self assessment tax। मतलब जिन जिन चीजों का क्रेडिट आपको मिल रहा है उन सारी चीजों का आप क्रेडिट ले सकते हो। ये जो 115 JD है ये AMT का क्रेडिट है, ठीक है। AMT मतलब ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग वो वाला चैप्टर करेंगे, इनकम टैक्स लायबिलिटी वाला चैप्टर करेंगे, तब हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। लायबिलिटी ऑफ असेसी, पे टैक्स इंटरेस्ट एंड फी फॉर डिलेज इन रिटर्न और एडवांस टैक्स पेमेंट, ठीक है। तो आप ये करोगे, एडजस्टमेंट इन शॉर्टफॉल, अमाउंट पेड अंडर सेक्शन 141A एडजस्टेड टुवर्ड्स फी देन इंटरेस्ट एंड फाइनली टुवर्ड्स टैक्स पेबल। तो अगर मान लो आपका टैक्स आ रहा था, लेट्स से अगर मान लो आपका टैक्स आ रहा था लेट्स से 1 लाख रुपए, ठीक है, इंटरेस्ट आ रहा था लेट्स से 50,000 रुपए, फीस आ रही थी लेट्स से 5,000 रुपए, ठीक है। फीस क्या आ रही थी? फीस आ रही थी लेट्स से 5,000 रुपए। तो अब क्या हो जाएगा, अगर आपने टोटल, ये टोटल कितना आ रहा था, ये आ गया टोटल 1,55,000 रुपीज, ठीक है। आपने लेट्स से पे किया सिर्फ 80,000 रुपीज, आपने सिर्फ 80,000 रुपीज पे किया। अब क्या मानेंगे कि आप पूरा 1 लाख रुपए में से 80,000 रुपीज पे कर चुके हो, आपका 20,000 का टैक्स, 50,000 का इंटरेस्ट और 5,000 की फीस बाकी है, ये मानेंगे क्या? नहीं, ये नहीं मानेंगे। तो इट इज फर्स्ट एडजस्टेड टुवर्ड्स फीस, मतलब हम पहले मानेंगे कि आपने ये 5,000 रुपए की फीस पे कर दी, ठीक है। तो इसमें से 5,000 रुपए चला गया, अब आपके पास 75,000 रुपीज बचा, और फिर मानेंगे कि आपने 50,000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया, 50,000 रुपए का इंटरेस्ट चला गया, और अब ये बचा कितना, 25,000 रुपीज का बचा, और फिर मानेंगे कि आपने इस 1 लाख रुपए में से 25,000 रुपीज का टैक्स पे किया, यानी अभी भी यू हैव टू पे 75,000 रुपीज ऑफ टैक्स, ठीक है। अभी भी यू हैव टू पे 75,000 रुपीज ऑफ टैक्स। इससे सरकार को क्या फायदा हो जाता है, और आप मतलब सरकार ने ऐसा क्यों किया, पहले टैक्स के बेसिस पे क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर आपने थोड़ा बहुत अमाउंट पे कर दिया और वो पूरा टैक्स के अगेंस्ट में सरकार एडजस्ट कर देती, तो फिर आप इंटरेस्ट और फी तो कभी भी नहीं देते, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, आपने थोड़ा बहुत पैसा दिया, जो भी आपने थोड़ा बहुत पैसा दिया वो इंटरेस्ट और फी के अगेंस्ट में एडजस्ट हो गया, और टैक्स में सिर्फ 25,000 ही एडजस्ट हो पाया, तो 75,000 के टैक्स पर और इंटरेस्ट लगता रहेगा, ठीक है। 75,000 के टैक्स पर और इंटरेस्ट लगता रहेगा। गिव मी 1 मोमेंट प्लीज। यस, ठीक है। तो यही वाली बात थी यार, यही मैं बता रहा था कि ये जो 75,000 रुपीज है, इस पर अभी भी आपको सरकार को इतना पैसा अभी भी आपको सरकार को देना है। तो जब तक आप ये वाला पैसा नहीं दोगे तब तक इस पे फिर से इंटरेस्ट लगता रहेगा, राइट। तो इससे आप भी चालाकी नहीं कर पाओगे और सरकार को भी फायदा होता रहेगा। तो ये वाली चीज है। तो अमाउंट पेड अंडर सेक्शन 140A(1) पहले फीस के टुवर्ड्स एडजस्ट होता है, फिर इंटरेस्ट के टुवर्ड्स एडजस्ट होता है, और फिर टैक्स पेबल के टुवर्ड्स एडजस्ट होता है। फिर अभी एक रिसेंटली एक चीज आई है अपडेटेड रिटर्न के नाम से। अपडेटेड रिटर्न मतलब क्या होता है कि जैसे एक तो चीज हो गई रिवाइज्ड रिटर्न,
ठीक है। अब मेजर डिफरेंस मैं आपको रिवाइज रिटर्न और अपडेटेड रिटर्न का बताता हूं। बेसिकली दोनों में यही चीज है। अपडेटेड रिटर्न में भी आप यही है कि आपने अगर कोई अपना रिटर्न फाइल किया है तो आप उसको अपडेट करके दोबारा से फाइल कर सकते हो, लेकिन ये आप 2 साल के लिए कर सकते हो। ठीक है। जैसे अगर मैं प्रीवियस ईयर 24-25 के बारे में बात करूं, ठीक है, अगर मैं प्रीवियस ईयर 24-25 के बारे में बात करूं तो प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए रिवाइज रिटर्न की ड्यू डेट क्या है? 31 दिसंबर 2025। ठीक है, 31 December 2025 इज द ड्यू डेट फॉर रिवाइज रिटर्न, फॉर फाइलिंग द रिवाइज रिटर्न फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। ठीक है। अपडेटेड रिटर्न की क्या है? अपडेटेड रिटर्न की जो ड्यू डेट है वो पता है क्या है? वो है 31 मार्च 2028। 31st March 2028. So any person can furnish updated return within 24 months from the end of the relevant assessment year. ठीक है। तो प्रीवियस ईयर 24-25 को अगर हम लोग देखते हैं तो इसका असेसमेंट ईयर आता है 25-26 विच एंड्स ऑन 31 मार्च 2026। तो इससे भी 24 महीने यानी 31 मार्च 2028 तक मैं अपने प्रीवियस ईयर 24-25 का रिटर्न अपडेट करके फाइल कर सकता हूं। ठीक है। फर्क क्या है? फर्क इतना है कि रिवाइज रिटर्न में अगर आपके लॉसेस बढ़ रहे हैं, आपका कोई रिफंड वगैरह आ रहा है तो भी चलेगा, आप रिवाइज रिटर्न में कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जो अपडेटेड रिटर्न है ना, वो आपको फाइल करने की परमिशन नहीं मिलेगी। अगर मान लो आपके रिटर्न में आप कह रहे हो कि अरे यार मैंने तो ना अपनी इनकम ज्यादा दिखा दी थी, मैं अपनी इनकम कम करना चाहता हूं, तो वो अपडेटेड रिटर्न में अलाउड नहीं है। रिवाइज रिटर्न में वो अलाउड है, वो अपडेटेड रिटर्न में अलाउड नहीं है। ठीक है। आप कहते हो कि मैं अपना लॉस दिखाना चाहता हूं, अपडेट करके अपने रिटर्न को अपडेट करके मैं उसमें लॉस दिखाना चाहता हूं, तो वो रिवाइज रिटर्न में अलाउड है, लेकिन वो अपडेटेड रिटर्न में अलाउड नहीं है। ठीक है। regardless of whether they have previously filed a return under section 139(1), 139(4) और 139(5). ठीक है। 139(1) मतलब ड्यू डेट में आपने रिटर्न को फाइल किया, 139(4) मतलब बिलेटेड रिटर्न आपने फाइल किया, एंड 139(5) मतलब आपने रिवाइज रिटर्न फाइल किया। ठीक है। तो चाहे आपने पहले रिटर्न फाइल किया हो, चाहे आपने पहले रिटर्न ना फाइल किया हो, आप अपडेटेड रिटर्न कभी भी फाइल कर सकते हो। ठीक है। कंडीशंस वेयर अपडेटेड रिटर्न इज इनएप्लीकेबल if the updated return is a loss return, decreases total tax liability, or results in a refund, or increases a refund already claimed. ठीक है। if the updated return is a loss return, decreases the total tax liability, or results in a refund, or increases the refund already claimed, तो फिर अपडेटेड रिटर्न आप फाइल नहीं कर पाओगे। ठीक है। Restrictions on furnishing updated return: cannot furnish an updated return if already done for an assessment year, if any assessment या reassessment या recomputation revision proceedings are pending or completed, or if the person belongs to a class specified by the CBDT। तो अगर आप पहले से ही अगर आपका बेसिकली अगर आपका असेसमेंट वगैरह चल रहा है तो उस दौरान आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। मजे की बात यह है कि जब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करोगे तो आपको भर भर कर एक्स्ट्रा टैक्स सरकार को देना होगा, भर भर कर बहुत ज्यादा आपको एक्स्ट्रा टैक्स सरकार को देना होगा। ठीक है। और उसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल टैक्स। तो जैसे अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने आप लोगों को बताया कि 31 मार्च 2028 तक आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25, है ना। तो प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए असेसमेंट ईयर है 25-26। अब यहां से 2 साल अगर हम लोग देखें तो 31 मार्च 2028 आता है, राइट। तो सरकार कहती है कि प्रीवियस ईयर 24-25 का अपडेटेड रिटर्न अगर आप 31 मार्च 2027 तक पे कर देते हो, मतलब फाइल कर देते हो, तो आपको 25% का एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। 25% का एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आप 31 मार्च 2028 तक अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हो तो आपको 50% का एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको 50% का एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। आई होप ये वाली बात क्लियरली समझ में आ रही है सब लोगों को। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर आपने अपडेटेड रिटर्न 31 मार्च 2027 मतलब एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट के 12 महीने के अंदर अंदर अगर आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल किया तो यू हैव टू पे ओनली 25% एडिशनल टैक्स। लेकिन अगर आपने 12 महीने के बाद लेकिन 24 महीने के अंदर अंदर फाइल किया तो यू हैव टू पे 50% एडिशनल टैक्स। ठीक है। तो देखो
where no return of income has been furnished and tax is payable based on the updated return under section 139(8)(a), the assessee must pay the tax with interest and fee for any delay along with the additional tax computed under section 140(b)(3) before furnishing the return। तो जो रेगुलर टैक्स लग रहा है वो तो आपको देना ही देना है, साथ ही साथ आपको 25% का एडिशनल टैक्स भी देना है इफ यू फाइल द अपडेटेड रिटर्न बिफोर 31st March 2027, or if you file it after 31st March 27 but before 31st March 28, then you'll have to pay 50% of additional tax. This includes accounting for already paid taxes, TDS, relief under section 89 and tax credits. In case where no prior return was filed, interest under section 234A is computed based on the updated returns declared total income। ठीक, अब आप यहां पर देखो, payment of tax, additional tax, interest and fee before furnishing updated return of income if return is furnished earlier। देखो, तो if the return was already filed under sections 139(1), 139(4) or 139(5) and additional tax is due based on the updated return under section 139(8)(a), the assessee must pay this tax with interest for any delay in advance tax payment along with additional tax computed under section 140(b)(3) reduced by any interest already paid। Basically जो भी interest penalty वगैरह लगनी है वो भी आपको pay करनी पड़ेगी। This calculation considers relief for tax credited in the earlier return, TDS on income not included in the earlier return, and tax credits not claimed previously. The tax amount is increased by any refund issued for the earlier return. Additional income tax payable at the time of updated return कितना देना होगा आओ देखते हैं। तो if the return is furnished after the allowed time under sections 139(4) और 139(5), different rates apply। ठीक है, 139(4) मतलब क्या हो गया, बिलेटेड रिटर्न यानी 31st December 2025, और 135 क्या हो, 139(5) क्या हो गया, रिवाइज्ड रिटर्न यानी इसके लिए भी ड्यू डेट क्या है, 31st December 2025। तो बेसिकली अगर 31st December 2025 के बाद आप रिटर्न फर्निश कर रहे हो तो आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। Specifically, it is 25% of the total tax and interest payable if the return is submitted within 12 months of the assessment year's end, यानी 31 मार्च 2027। Alternatively, the rate is 50% if the return is furnished after 12 months but within 12 months of the assessment year's end. Done? उसके बाद ये देखो डिफेक्टिव रिटर्न। डिफेक्टिव रिटर्न क्या होता है, तो इफ द असेसिंग ऑफिसर डीम्स अ रिटर्न ऑफ इनकम डिफेक्टिव, ही विल नोटिफाई द असेसी ऑफ द डिफेक्ट एंड प्रोवाइड अ चांस टू रेक्टिफाई इट विद इन 15 डेज फ्रॉम द इंटीमेशन डेट और अ फर्दर पीरियड अलाउड। तो अगर आपका रिटर्न मान लो डिफेक्टिव करार कर दिया जाता है, इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है कि आपका रिटर्न डिफेक्टिव है, तो वो आपको 15 दिन का टाइम देगा, आपको नोटिस देगा, और नोटिस मिलने के 15 दिन के बाद नोटिस मिलने के बाद आपके पास 15 दिन का टाइम रहेगा कि आप उस डिफेक्ट को रेक्टिफाई कर लो। Consequence of non-rectification: if the defect is not rectified within the allowed time frame, the return will be considered as invalid। तो रिटर्न को मान लिया जाएगा कि वो इनवैलिड है। Implications of an invalid return: तो invalid return मानने से क्या होगा, it will be considered as if the return was never furnished। तो ये माना जाएगा कि रिटर्न कभी फर्निश ही नहीं हुआ था। Rectification post deadline: if the assessee rectifies the defect after the initial 15 days or any extended period but before assessment, the assessing officer may condone the delay validating the return। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि 15 दिन की डेडलाइन के बाद अगर मान लो असेसी ने अपने रिटर्न को रेक्टिफाई किया, तो असेसमेंट ऑफिसर के मूड पे डिपेंड करता है, वो कहता है कि चलो ठीक है 15 दिन के बाद का जो डिले है उसका मैं लोड नहीं लूंगा, कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुमने रिटर्न तो रेक्टिफाई कर ही दिया। ठीक है, तो वो कंप्लीटली असेसमेंट ऑफिसर असेसिंग ऑफिसर के मूड पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर आपने अपना रिटर्न ऑफ इनकम डिले देर से फाइल किया तो सेक्शन 234F की फीस भी लगती है। ठीक है, वो फीस कितनी लगती है, रिटर्न नॉट फर्निश्ड विद इन प्रिस्क्राइब टाइम अंडर सेक्शन 139(1), 5,000 रुपए की फीस लगेगी। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम थी, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम थी तो 1,000 रुपए की फीस लगती है। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाली चीज आएगी, परमानेंट अकाउंट नंबर वाली, इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग लेंगे एक 3-4 मिनट का ब्रेक। ठीक है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, इसलिए मैं थोड़े से ब्रेक्स दे रहा हूँ, मेरी सांस भी बहुत फूल रही है आज, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, तो हम लोग 3-4 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद करते हैं कंटिन्यू। ऑलराइट, आवाज आ रही है सब लोगों को?
यस। फैन ऑफ MS धोनी, प्रियंका M, यस। चलो बहुत बढ़िया। तो परमानेंट अकाउंट नंबर पैन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ध्यान से सुनना। इफ अ पर्सन्स टोटल इनकम or the income of another person for whom they are accountable exceeds the basic exemption limit for a year, तो आपको पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग 4 सिचुएशंस के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर आपको पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से क्रॉस हो जाती है, या अगर किसी दूसरे पर्सन की इनकम जिसके लिए आप असेसेबल हो, जिस पर टैक्स आपको देना है, उसकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा या बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा हो जाती है, तो आपको पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा बिफोर 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर। ठीक है, बिफोर 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो अगर प्रीवियस ईयर 24-25 में आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा हो जाती है बेसिकली, तो 31 मई 2025 से पहले पहले आपको पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा, इफ एन इंडिविजुअल और एंटिटीज सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स एक्सीड 5 लाख रुपीज इन अ फाइनेंशियल ईयर, अगर 5 लाख रुपए मतलब जो सेल्स टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है, तो बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको अप्लाई करना पड़ेगा पैन के लिए। फिर इफ अ रेजिडेंट एंटिटी अदर देन एन इंडिविजुअल एंटर्स इनटू अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस टोटलिंग 2,50,000 रुपीस और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का मतलब हो जाते हैं शेयर्स वगैरह। तो अगर आपने 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर्स खरीदे, तो फिर 31 मई फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर मतलब 31 मई 2025 तक आपको पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। Individuals holding specific positions, managing director, director, partner, trustee, etc. in entities involving in situation 3, मतलब इन कंपनीज में अदर देन एन इंडिविजुअल ना, मतलब ऐसी कंपनीज जो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में एंटर कर रही हैं, ऐसी कंपनीज, ऐसी एंटिटीज जो साल भर में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में एंटर कर रही हैं, अगर आप कोई इंडिविजुअल हो और इन टाइप की एंटिटीज में आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो, डायरेक्टर हो, पार्टनर हो, ट्रस्टी हो या कुछ भी हो, तो फिर आपको 31 मई ऑफ द ईयर आफ्टर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैज अकर्ड, तो जिस साल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अकर हुआ है उसके अगले साल 31 मई से पहले पहले आपको पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये तो 4 मेन केसेस हो गए। उसके बाद देखो एडिशनल केसेस, रूल 114BA1 क्या कह रहे हैं? Persons intending to deposit cash of 20 lakh rupees or more in one or more accounts during the financial year, ठीक है, अगर आपका इंटेंशन है कि आप 20 लाख रुपए से ज्यादा एक या एक से ज्यादा अकाउंट्स में डिपॉजिट करने वाले हो, कैश डिपॉजिट करने वाले हो, तो जब भी आप डिपॉजिट करने वाले होंगे उसके 7 दिन पहले आपको पैन के लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है, persons intending to withdraw cash of 20 lakh rupees or more from one or more accounts during a financial year, तो अगर आप किसी भी अकाउंट से 20 लाख रुपए या उससे ज्यादा विथड्रॉ करने वाले हो, तो उसके भी विथड्रॉल के भी 7 दिन पहले पहले आपको पैन के लिए अप्लाई करना होगा। पर्सन्स इंटेंडिंग टू ओपन अ करंट अकाउंट और अ कैश क्रेडिट अकाउंट, तो अगर आपका इंटेंशन है कि आपको एक करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट ओपन करने जा रहे हो, तो उससे भी 7 दिन के पहले आपको अपना पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? A person is not required to apply for or quote a PAN for 3 transactions mentioned in Rule 114BA if 3 ट्रांजैक्शंस के लिए, मतलब ये जो 3 ट्रांजैक्शंस है, इन तीनों के लिए आपको अपना पैन कोड करने की जरूरत नहीं है। क्या? The person is a non-resident individual or not a company or a foreign company not earning taxable income in India, अगर आप नॉन रेजिडेंट हो, आपके इंडिया में कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है। दूसरा, ट्रांजैक्शन इज विद एन आईएफएससी बैंकिंग यूनिट, अगर आप आईएफएससी बैंकिंग यूनिट के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो। और तीसरा, इट इन्वॉल्व्स नॉन कैश डिपॉजिट्स और विथड्रॉल्स और ओपनिंग अ करंट अकाउंट नॉट अ कैश क्रेडिट अकाउंट। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर आपने नॉन कैश डिपॉजिट किया या आपने नॉन कैश विथड्रॉल किया या आपने कोई करंट अकाउंट खोला, ये कैश क्रेडिट नहीं, ये 3 ट्रांजैक्शंस है ना, 1 2 3, तो इन 3 ट्रांजैक्शंस में अगर आप एंटर कर रहे हो तो आपको पैन के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, अगर आप इन 3 ट्रांजैक्शंस में से किसी भी एक ट्रांजैक्शन में एंटर करते हो तो आपको पैन के लिए अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है एटलीस्ट 7 डेज बिफोर मेकिंग दैट ट्रांजैक्शन, राइट। तो यहां पर लॉ कह रहा है कि अगर आप एक नॉन रेजिडेंट हो, चाहे आप नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, ठीक है, या आप कोई भी कंपनी के अलावा कुछ भी हो, या आप एक फॉरेन कंपनी हो, ठीक है, आपकी इंडिया में कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है, आप आईएफएससी बैंकिंग यूनिट के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हो और आप डिपॉजिट्स कर रहे हो, विथड्रॉल्स कर रहे हो, लेकिन वो कैश वाले डिपॉजिट्स या विथड्रॉल्स नहीं है, मे बी आप ट्रांसफर कर रहे हो, मे बी कहीं और से ट्रांसफर कर रहे हो, या आपने कोई करंट अकाउंट खोला, कैश क्रेडिट अकाउंट नहीं, तो अगर ये वाले ट्रांजैक्शंस नॉन कैश डिपॉजिट्स या नॉन कैश विथड्रॉल्स या फिर आप करंट अकाउंट ओपन करने वाले ट्रांजैक्शंस कर रहे हो विद एन आईएफएससी बैंकिंग यूनिट एंड यू आर अ नॉन रेजिडेंट, तो फिर आपको पैन के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आपको पैन के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखो,
व्हेन पैन इज नेसेसरी इन ऑल, पैन की जरूरत कब कब पड़ेगी आपको? इन ऑल रिटर्न्स टू और कॉरेस्पॉन्डेंस विद एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी। तो किसी भी इनकम टैक्स अथॉरिटी के साथ आपका कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, वहां पर आपको पैन की जरूरत पड़ेगी। इन ऑल चालान्स फॉर द पेमेंट ऑफ एनी सम ड्यू अंडर द एक्ट, ठीक है, इन ऑल चालान्स फॉर द पेमेंट ऑफ एनी सम ड्यू अंडर द एक्ट। तो अगर आपको कोई भी इस एक्ट के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कोई भी आपका पेमेंट वगैरह ड्यू है अगर, तो उसमें जो भी चालान के थ्रू आप पेमेंट करते हो, तो उस चालान पर आपको अपना पैन मेंशन करना पड़ेगा। इन द डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू प्रिस्क्राइब ट्रांजैक्शंस बाय सीबीडीटी फॉर रेवेन्यू इंटरेस्ट। तो जो भी अगर कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस सीबीडीटी ने प्रिस्क्राइब किए हैं कि इन ट्रांजैक्शंस के लिए आपको अपना पैन मेंशन करना पड़ेगा, तो भी आपको पैन मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब 18 ट्रांजैक्शंस नोटिफाइड है। ठीक है, 18 ट्रांजैक्शंस नोटिफाइड है। ये जो है ना, इन डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू प्रिस्क्राइब्ड ट्रांजैक्शंस बाय सीबीडीटी फॉर रेवेन्यू इंटरेस्ट। तो 18 ट्रांजैक्शंस प्रिस्क्राइब्ड है। अब ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, सेल या परचेज ऑफ मोटर व्हीकल एक्सक्लूडिंग टू व्हीलर्स। तो अगर आपने कोई भी टू व्हीलर्स के अलावा आपने कोई भी सेल या परचेज की मोटर व्हीकल की, तो आपको पैन मेंशन करना पड़ेगा। ओपनिंग अ बैंक अकाउंट एक्सक्लूडिंग टाइम डिपॉजिट्स एंड बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। अगर आपने बेसिक सेविंग्स अकाउंट खोला तो आपको पैन की जरूरत नहीं है। टाइम डिपॉजिट्स अगर मतलब फिक्स डिपॉजिट वगैरह किया तो फिर आपको उसकी जरूरत नहीं है, पैन की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर आपने कोई भी बैंक अकाउंट खोला, करंट अकाउंट खोला या कोई भी और अकाउंट खोला, तो आपको सभी ट्रांजैक्शंस में पैन मेंशन करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर क्रेडिट या डेबिट कार्ड, तो सभी ट्रांजैक्शंस में पैन मेंशन करना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हो तो सभी ट्रांजैक्शंस पे पैन मेंशन करना पड़ेगा। पेमेंट टू अ होटल या रेस्टोरेंट, कैश पेमेंट्स एक्सीडिंग 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए से ज्यादा पेमेंट अगर आप होटल या रेस्टोरेंट में करते हो तो आपको पैन मेंशन करना पड़ेगा। पेमेंट फॉर फॉरेन ट्रैवल या करेंसी परचेज, कैश पेमेंट्स एक्सीडिंग 50,000 रुपीज, यहां पर भी आपको करना पड़ेगा। पेमेंट टू म्यूचुअल फंड फॉर यूनिट परचेज, अगर म्यूचुअल फंड की यूनिट्स परचेज करने के लिए आप उसको पेमेंट करते हो और 50,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट होता है, तो आपको पैन मेंशन करना पड़ेगा। पेमेंट फॉर डिबेंचर्स या बॉन्ड्स अमाउंट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज, तो वो करना पड़ेगा। पेमेंट फॉर आरबीआई बॉन्ड्स, तो अमाउंट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज, वो भी आपको करना पड़ेगा। कैश डिपॉजिट इन बैंक या पोस्ट ऑफिस, कैश डिपॉजिट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज इन अ डे, अगर आपने 50,000 से ज्यादा का कैश डिपॉजिट किया तो भी आपको पैन मेंशन करना पड़ेगा। परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर्स, बैंक चेक्स, तो ये भी है 50,000 से ज्यादा का अगर एक दिन में होगा तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम डिपॉजिट, बैंक, पोस्ट ऑफिस, निधि, एनबीएफसी, तो अमाउंट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज और एग्रीगेट में 5 लाख रुपए अगर फाइनेंशियल ईयर के ऊपर का अगर होगा तो आपको पैन मेंशन करना पड़ेगा। पेमेंट फॉर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, पेमेंट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज इन अ फाइनेंशियल ईयर, कैश, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, चेक, ये सब में आपको मेंशन करना पड़ेगा पैन। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट अमाउंट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो ये आपको यहां पर भी पैन मेंशन करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल या परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, तो अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज पर ट्रांजैक्शन। सेल या परचेज ऑफ अनलिस्टेड कंपनी शेयर्स, अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज पर ट्रांजैक्शन। सेल या परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अमाउंट एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज और स्टैम्प वैल्यूएशन एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज। सेल या परचेज ऑफ अदर गुड्स या सर्विसेज, अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख रुपीज पर ट्रांजैक्शन, तो यहां पर आपको पैन को मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब माइनर के पैन की क्या रिक्वायरमेंट हो जाती है? तो माइनर्स इन्वॉल्वड इन स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस मस्ट कोड देयर पेरेंट्स और गार्जियंस पैन। तो माइनर अगर इन स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस में करता है तो माइनर के पास तो पैन होता नहीं है, तो माइनर किसका पैन शो करेगा? अपने पेरेंट्स या गार्जियंस का पैन शो कर सकता है। डिक्लेरेशन बाय पर्सन नॉट हैविंग अ पैन, फॉर्म 60, तो अगर मान लो आपके पास पैन नहीं है और आप इन ट्रांजैक्शंस में एंटर कर रहे हो तो आप फॉर्म 60 में एक डिक्लेरेशन दे सकते हो। तो इफ अ पर्सन इज एंटरिंग इन एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड ट्रांजैक्शंस बट डजंट हैव अ पैन, दे शुड फर्निश अ डिक्लेरेशन इन फॉर्म 60। लेकिन if a foreign company doesn't have any taxable income in India or PAN and it engages in transactions mentioned in serial number 2 or 12 of the above table in an IFSC banking unit, it is required to submit form number 60। ठीक है, तो इन दोनों ट्रांजैक्शंस में वो फॉर्म नंबर 60 एक फॉरेन कंपनी को भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर ये वाली लाइन ना मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा, क्योंकि ये चेंज है तो एक बार इसको स्टडी मटेरियल से भी पढ़वाता हूं तो थोड़ा आपको और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, जस्ट दिस पोर्शन ये मैं एक बार स्टडी मटेरियल से पढ़वाना चाहता हूं आपको, क्योंकि इसमें चेंजेस हैं और इसमें मुझे लगता है कि क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर स्टडी मटेरियल ना, ये आपका आएगा रिटर्न फाइलिंग वाला।
ये सब क्या है? ये क्या है? कुछ होगा एनीवे। अच्छा, ये केस सिनेरियो टाइप का है, चलो जाने दो। हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग पैन के बारे में बात कर रहे थे ना। मैं आपको पैन वाली चीज दिखाता हूँ। ये तो आधार वाली बात आ गई, यहां पर आएगा पैन। ठीक है, देखो मैंने आप लोगों को ये 4 सिचुएशंस बता दी, ठीक है। उसके बाद ये 3 एडिशनल सिचुएशंस मैंने आपको बता दी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि however a person is not required to apply for PAN or quote a PAN in the case where the person making the deposit or withdrawal of an amount otherwise than by way of cash as per 1 or 2। इसको मैंने सिंप्लीफाई करके आपको बता दिया। And such non-resident not being a company or foreign company does not have any income chargeable to tax in India। ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ली, ये सब बात कर हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद आप देखो ये 18 ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें आपको पैन अपना मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, ये 18 ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें आपको पैन मेंशन करना पड़ता है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी इसके बारे में, माइनर टू कोड पैन फॉर पेरेंट और गार्जियन। ठीक है, ये माइनर्स इन्वॉल्व्ड इन दी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस मस्ट कोड देयर पेरेंट्स और गार्जियंस पैन। ठीक है, तो वेयर अ पर्सन, ये वाला माइनर वाला भी हो गया था, वेयर अ पर्सन एंटरिंग इनटू एनी ट्रांजैक्शन रेफर्ड टू इन दिस रूल is a minor and who does not have any income chargeable to income tax, he shall quote the PAN of his father or mother or guardian as the case may be in document pertaining to the said transaction। Done? अब आप इधर देखो फॉर्म 60 वाला, declaration by person not having PAN। Look at this now। Any person not being a company or a firm, any person not being a company or a firm, मतलब कंपनी और फर्म के लिए नहीं है ये वाला फॉर्म 60, who does not have a PAN and who enters in any transaction specified in this rule shall make a declaration in form number 60 giving therein the particulars of such transaction either in paper form or electronically under the electronic verification code in accordance with the procedures, data structures and standards specified by the Principal Director General of Income Tax or Director General of Income Tax Systems। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि यहां पर इफ अ पर्सन इज एंटरिंग इन एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड ट्रांजैक्शंस बट डजंट हैव अ पैन, दे शुड फर्निश अ डिक्लेरेशन इन फॉर्म नंबर 60। लेकिन ये जो फॉर्म 60 वाला रिलैक्सेशन है ना, कि चल तेरे पास पैन नहीं है, ठीक है, मान लिया चल तेरे पास पैन नहीं है लेकिन फिर भी तू इतने सारे ट्रांजैक्शंस में से एंटर कर रहा है किसी भी एक ट्रांजैक्शन में, तो चल तू फॉर्म 60 दे दे। तो ये वाला रिलैक्सेशन जो है, मतलब दिस इज अ रिलैक्सेशन, राइट, कि यू डोंट हैव टू मेंशन द पैन, यू कैन जस्ट डिक्लेयर योरसेल्फ एज यू एज अ फैक्ट दैट यू डोंट हैव द पैन इन फॉर्म नंबर 60। तो ये वाला डिक्लेरेशन कंपनीज और फर्म्स नहीं दे सकती, ये वाला डिक्लेरेशन कंपनीज और फर्म्स नहीं दे सकती, एनी पर्सन नॉट बीइंग अ कंपनी और अ फर्म। ठीक है, तो ये वाला जो डिक्लेरेशन है वो कंपनीज और फर्म्स नहीं दे सकती, लेकिन फॉरेन कंपनीज दे सकती हैं। हाउएवर इन केस ऑफ अ फॉरेन कंपनी हु डज नॉट हैव एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया एंड डज नॉट हैव अ पैन एंड एंटर्स इनटू ट्रांजैक्शंस ऑफ सीरियल नंबर 2 और 12 अबव, मतलब ये है, ये वाला 2 वाला है और ये 12 वाला है। ठीक है, अब आप शॉर्ट वाले में भी देख लेना, of the above table in an IFSC banking unit it has to make a declaration in form 60। तो इन लोगों को डिक्लेरेशन देना अलाउड है। ठीक है, तो अगर फॉरेन कंपनी है वो इनमें से इन दो ट्रांजैक्शंस में एंटर करती है, पॉइंट नंबर 2 वाले में और पॉइंट नंबर 12 वाले में, तो ये अभी भी आईएफएससी और ये, लेकिन ये ट्रांजैक्शन आईएफएससी यूनिट में होता है, तो ये अभी भी फॉर्म 60 का डिक्लेरेशन दे सकती है। बाकी कोई भी और कंपनी होगी या फर्म होगी तो वो फॉर्म 60 का डिक्लेरेशन नहीं दे सकती है। ठीक है, ओके, एक्सक्लूड सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट काउंसिलर ऑफिसर। ठीक है, ये देखो अब आप reporting changes to tax authority when there's a change in the address or name and type of the business after being allotted a PAN, the individual must inform the assessing officer about the change। अगर कोई भी आपका चेंज वगैरह होता है तो आपको असेसिंग ऑफिसर को बताना पड़ेगा। Using PAN or Aadhaar number in documents, for documents related to earlier mentioned transactions, it is mandatory to ensure correct inclusion of either the PAN or Aadhaar number। शेयरिंग पैन विद द टैक्स डिडक्टर्स और कलेक्टर्स, तो अगर मेरा टीडीएस कोई भी काट रहा है तो उसके साथ मुझे अपना पैन शेयर करना पड़ेगा। Tax deducted at source, the recipient of income must provide their PAN to the tax deductor. Tax collector at source, every buyer, licensee or lessee must communicate their PAN to the person responsible for collecting the tax। फिर आप इधर देखो, quoting of PAN in certain documents, तो for tax deductors must quote the PAN of the payee in statements under section 192(2)(c), tax deduction certificates, returns as per section 206 and statements according to section 203।
for tax collectors must include the PAN of every buyer, licensee or lessee in tax collection certificates as per section 206C5, returns as per section 206C5A, 5B and statements according to section 206C3. उसके बाद अब देखो exemption from intimating and quoting PAN. So look at this. Applicable to persons without taxable income are not required to obtain PAN provided they submit a declaration under section 197A stating their tax on estimated total income for previous year and will be nil. ठीक है, मतलब अगर आपके पास कोई इनकम वगैरह नहीं है तो आप उसमें पैन आप नहीं भी दे सकते हो तो चलेगा. इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पैन विद आधार, यूजिंग आधार इन प्लेस ऑफ पैन. अब कब पैन की जगह पर आधार आप कब यूज कर सकते हो, तो इट इज अलाउड इफ द पर्सन हैजंट बीन अलॉटेड अ पैन बट पोजेसेस एन आधार नंबर. अगर आपके पास आधार है और पैन नहीं है तो आप आधार यूज कर सकते हो. The person has been allotted a PAN and has intimated their Aadhaar number to the prescribed authority. Allotment of PAN. A PAN will be automatically allotted to the persons possessing an Aadhaar number but no PAN. Consideration as PAN application. Persons with an Aadhaar and no PAN are deemed to have applied for PAN. Applying for PAN with Aadhaar. मतलब अगर आपके पास आधार है तो मान लिया जाएगा कि आपने पैन के लिए अप्लाई किया हुआ है. Applying for PAN with Aadhaar, persons can apply for PAN using their Aadhaar without needing to provide additional documents. तो पैन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो अपने आधार नंबर को यूज करके, आपको कोई और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, देखो कोटिंग एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ पैन और आधार. तो मैंडेटरी फॉर इंडिविजुअल्स इन्वॉल्विंग involved in specified transactions to quote and authenticate their PAN और आधार in documents related to those transactions. तो आपको अपना पैन वगैरह ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा. सेक्शन 139A6 से क्या कहता है, कोटिंग एंड ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड. सेक्शन 139(6)B क्या कहता है, वेरिफिकेशन ऑफ पैन और आधार बाय डॉक्यूमेंट रेसिपिएंट. रूल 114BB क्या कह रहा है, स्पेसिफाइज ट्रांजैक्शंस एंड रिस्पांसिबल पर्संस फॉर इंश्योरिंग पैन और आधार इज कोटेड एंड ऑथेंटिकेटेड. तो अब ये स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस हैं कौन कौन से, तो देखो ट्रांजैक्शंस रिक्वायरिंग पैन और आधार कोटिंग एंड ऑथेंटिकेशन. तो इन ट्रांजैक्शंस में अगर आप एंटर करते हो तो आपको अपने पैन को कोट भी करना होगा, ऑथेंटिकेट भी कराना होगा, या फिर आधार को कोट करके ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा. कैश डिपॉजिट्स या विथड्रॉल्स 20 लाख रुपीस और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर विद बैंक्स और पोस्ट ऑफिस. ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स, करंट और कैश क्रेडिट अकाउंट बाय ए पर्सन विद अ बैंक और अ पोस्ट ऑफिस. एग्जेम्पशन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और काउंसिलर ऑफिस. अब इधर देखो पेनल्टीज. पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस विद सेक्शन 139A. तो 139A जितना भी अभी तक हम लोगों ने पैन के बारे में पढ़ा, अगर आपने उसको नॉन कंप्लाई किया, उसके साथ कंप्लाई नहीं किया, तो फेलियर टू कंप्लाई में 10,000 रुपीज की पेनल्टी लगेगी. फेलियर टू कोट या इंटीमेट पैन और आधार कोटिंग फॉल्स नंबर 10,000 रुपीज फॉर ईच डिफॉल्ट. फेलियर टू कोट या ऑथेंटिकेट 10,000 रुपीज फॉर ईच डिफॉल्ट. फेलियर टू एंश्योर कोटेशन या ऑथेंटिकेशन इन डॉक्यूमेंट्स 10,000 रुपीज फॉर ईच डिफॉल्ट. अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड मस्ट बी गिवन बिफोर इंपोजिंग पेनल्टी. तो ये हो गया पैन का. अब इसमें बहुत सारे थियोरेटिकल चीजें वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, वो जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक वो आपको याद नहीं होंगी. तो मैं आपको जितना भी समझाने लायक था वो मैंने आपको समझा दिया, बाकी सारा मैंने रीड ही किया एक तरह से. ठीक है, तो वही करना ही पड़ेगा, उसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते. तो जब तक आप उसको खुद से पढ़ोगे, जब आप उसको खुद से पढ़ोगे 2-4 बार खुद से लिखोगे तभी वो आपको याद होगा. कोटिंग ऑफ आधार नंबर सेक्शन 139AA. अभी देखो कंपल्सरी इंक्लूजन ऑफ आधार नंबर इन पैन एप्लीकेशन फॉर्म इन इनकम टैक्स रिटर्न. तो आपको आधार नंबर को पैन एप्लीकेशन फॉर्म में भी लिखना होगा, इनकम टैक्स रिटर्न में भी लिखना होगा. एवरी इंडिविजुअल एलिजिबल फॉर एन आधार मस्ट इंक्लूड देयर आधार नंबर इन स्पेसिफाइड इंस्टेंसेस. मैंडेटरी इंक्लूजन ऑफ एनरोलमेंट आईडी इफ आधार नंबर इज एब्सेंट. अगर मान लो आधार नंबर एब्सेंट है तो आप आधार के लिए अप्लाई करो, और आधार के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो आपको एक एनरोलमेंट आईडी मिलती है, वो लिखो. मस्ट प्रोवाइड एनरोलमेंट आईडी इन पैन एप्लीकेशन और इनकम टैक्स रिटर्न. एनरोलमेंट आईडी इज अ 28 डिजिट कोड गिवन एट द टाइम ऑफ आधार एनरोलमेंट. लेकिन एक अमेंडमेंट है. अमेंडमेंट क्या है, however with effect from 1st October 2024 the option of quoting enrollment ID or Aadhaar application for allotment of permanent account number or in the return of income furnished is discontinued. 1st October 2024 के बाद आधार enrollment ID आप लिखकर काम नहीं चला सकते. Further, a person who has been allotted permanent account number on the basis of enrollment ID or Aadhaar application form filed before 1st October 2024 has to intimate his Aadhaar number on or before a notified date to the prescribed authority in the prescribed manner. और अगर आपको 1st October 2024 से पहले ये आधार अलॉट हो चुका है तो आपको वो इंटीमेट करना पड़ेगा. Reporting of Aadhaar number by 31st March 2022. PAN holders as of 1st July 2017 must report their Aadhaar number. Requirement to link Aadhaar with PAN when the filing of income tax returns starting with उतना important है नहीं है. Ramifications of following failing to report Aadhaar number. Inactive PAN and penalties. अगर आप आधार नंबर रिपोर्ट करने से चूक जाते हो तो आपका पैन इनएक्टिव कर दिया जाएगा और पेनल्टीज लगेंगी.
तो PAN will become inoperative if Aadhaar is not reported by 31st March 2022. Procedure for reactivating PAN involves a fee of 1000 rupees and specified consequences. क्लैरिफिकेशन एंड रिलैक्सेशन फॉर इनएक्टिव पैन, तो ये भी 1 जुलाई 2023 से इफेक्टिव है। 1000 रुपए की फीस लगेगी आपके पैन को वापस ऑपरेटिव बनाने के लिए, और इन ऑपरेटिव पैन के कॉन्सिक्वेंसेज डू नॉट अप्लाई टू एग्जेम्प्टेड पर्संस। एग्जेम्पशन फॉर स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स और क्लासेस एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये एग्जेम्पशंस किस किस के ऊपर अप्लाई होते हैं? तो एग्जेम्पशंस अप्लाई टू रेजिडेंट्स ऑफ आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय, नॉन रेजिडेंट्स, इंडिविजुअल्स एजेड 80+ एंड नॉन सिटीजंस ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर आप अपने रिटर्न्स को टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स के थ्रू भी सबमिट कर सकते हो। ठीक है, आप अपने रिटर्न्स को टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स के थ्रू भी सबमिट कर सकते हो। तो ये क्या स्कीम है? इंट्रोडक्शन ऑफ द स्कीम। सीबीडीटी में इंट्रोड्यूस अ स्कीम फॉर स्पेसिफाइड ग्रुप्स टू यूज ऑथराइज्ड टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स फॉर फाइलिंग रिटर्न्स, इनेबल सर्टेन इंडिविजुअल्स टू गेट हेल्प फ्रॉम डेजिग्नेटेड टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स। ठीक है, तो अब खुद से रिटर्न नहीं फाइल कर सकते, आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन सिंपली गो टू अ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, वो आपका रिटर्न फाइल कर देगा। ठीक है। Role of tax return preparer defined by the scheme involves assisting in return preparation and signing the return, aids in completing returns according to the outlined method. Who cannot be a tax return preparer? Exclude certain professionals and individuals. तो ये कौन लोग tax return preparer नहीं बन सकते? Officers of scheduled banks, legal practitioners, accountants and employees of specified classes are not eligible. Specified classes or classes of persons that refers to anyone other than companies or those requiring tax audit under section 44AB or other laws required to submit their income tax return as per the act. Tax return preparer scheme क्या है? Introduced under this section and effective from 1st December 2006, applicable to all eligible persons, defining eligibility, duties and qualifications of tax return preparers. Eligibility and restrictions क्या है? Details who can or cannot use a tax return preparer for filing returns, excludes individuals or HUFs with audited accounts under section 44AB or non-residents from using tax return preparers for filing returns. बाकी ये सारी चीजें आप लोग अपने आप से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद पर्सन्स ऑथराइज टू वेरीफाई द रिटर्न ऑफ इनकम। तो जब आप रिटर्न फाइल करते हो ना, तो आपको उसका ई वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो अब कौन किस केस में कौन कौन अपने रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकता है, तो ये वाली बातें यहां पर दी हुई हैं। तो इंडिविजुअल के केस में कौन अपने रिटर्न्स को ई वेरीफाई कर सकता है? तो जनरल सर्कमस्टांसेस में इंडिविजुअल खुद ही करेगा। अगर इंडिविजुअल इंडिया में नहीं है तो इंडिविजुअल हिमसेल्फ और एनी पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड बाय हिम विद अ वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी वो करेगा। अगर इंडिविजुअल मेंटली इनकैपेसिटेटेड है तो उसका कोई भी गार्जियन या कोई भी पर्सन कॉम्पिटेंट टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ कर देगा एंड सो ऑन। तो इसमें भी मेरे समझाने का कुछ नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि कौन सी टाइप के पर्सन पे कौन उसके रिटर्न को वेरीफाई करेगा। ठीक है, और उसके बाद ये खत्म हो जाते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों का यहाँ पर रिवीजन आकर कंप्लीट होता है। रिटर्न फाइलिंग एंड सेल्फ असेसमेंट भी हम लोगों ने कर लिया और रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम भी कर लिया। बट आप लोगों का काम यहाँ पर अभी खत्म नहीं हुआ है, आप लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। वंस अगेन क्वेश्चंस का लिंक, क्वेश्चंस की जो बुक है, बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स हो या फास्ट ट्रैक बैच के स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों के पास बुक्स अवेलेबल हैं। और अगर आप किसी और एजुकेटर से पढ़े हुए हो तो आप उनकी बुक से भी क्वेश्चंस कर सकते हो, आप चाहो तो मेरी बुक से भी क्वेश्चंस कर सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, लाइक करके कमेंट करके बताना आप लोगों को सेशन कैसा लगा। एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो। टेक केयर, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।